इस चैप्टर को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं। सबसे पहली चीज हमने ये डिस्कस की, यूनिफॉर्म सर्कुलर। ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, सर्कल में जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो कुछ बेसिक डिस्कशन हम लोग करते हैं, जिसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक डिस्कशंस में क्या है, बेसिक डिस्कशंस में ये है कि जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होगा वो कांस्टेंट स्पीड पे होगा। अगर उसने एक यूनिफॉर्म सर्कल क्रिएट करना है तो इट शुड बी एट अ कांस्टेंट स्पीड। इसकी जो स्पीड यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स पर सेकंड है, तो यहाँ भी 10 मीटर्स पर सेकंड होनी चाहिए। अगर 10 से बढ़ेगी ठीक है। तो ये एक परफेक्ट सर्कल नहीं बना पाएगा। ये किसी और कोई ओवल शेप या कुछ कोई पैराबोला या किसी और शेप में चला जाएगा, कोई एलिप्स में चला जाएगा, किसी और शेप में चला जाएगा। इट वुड बी अ बेंट पार्ट, लेकिन इट वोंट बी अ परफेक्ट सर्कल। ठीक है, उसकी वजह खुद ही इमेजिन करो। अगर फॉर एग्जांपल गाड़ी में, और गाड़ी की स्पीड जो है वो 20 पे है, अब हम्म। 20 पे तुमने स्टेयरिंग फुल घुमाया हुआ है, तो गाड़ी जो है वो 20 पे अगर तुम स्टेयरिंग फुल घुमाओगे तो हर दफा सेम पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, अगर यस आप सर। स्टेयरिंग फुल घुमाए गुड। लेकिन अगर तुम वही स्पीड को 20 से 30 पे कर दो या 40 पे कर दो, तो पहला पाथ अगर 20 पे उसने इतना फॉलो किया, अगर 30 करोगे तो वो पाथ बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 40 करोगे तो दिस पाथ वुड इंक्रीज, राइट। तो यस हर सर। दफा द पाथ वुड, तो इट वोंट बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनीमोर। तो इस चैप्टर का हम्म। नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट मींस कि द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग शुड बी, द स्पीड शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म किस चीज को इंडिकेट करेगा? ठीक है। यूनिफॉर्म इंडिकेट्स कि जो आपकी स्पीड ऑफ मोशन इन द सर्कल शुड बी, कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ना वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाएगा, वरना नहीं बनाएगा। वरना नहीं बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, वो मैंने बात अभी डिस्कस हमने कर ली। ठीक हो गया। अच्छा जी। हम्म। अब इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डिस्कस करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट के जो सर्कुलर मोशन में है उसको डिस्कस करने के लिए कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? वो टर्म्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की दो टर्म्स हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी की दो टर्म्स हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। और सिमिलरली हमारे पास एक्सेलरेशन की भी लीनियर और एंगुलर है ना, इसी तरह से एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल और एंगुलर बनती है। लेकिन विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओवर हियर, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ एक्ट करे। ठीक है। ओ लेवल्स के अंदर जब हमने ठीक है। डायनामिक्स पढ़ा था, ओ लेवल्स में जब डायनामिक्स पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये पढ़ाया जाता है कि टू प्रोड्यूस अ सर्कुलर मोशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये इस तरफ इसका चेहरा है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में लेके आना हम्म। है, आई मस्ट अप्लाई अ फोर्स दैट इज एट 90 डिग्रीज टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये रिजल्टेंट फोर्स हम्म। लगेगी तो ये सर्कुलर मोशन क्रिएट होगा। इसका रिजल्टेंट पाथ यहाँ आएगा, यहाँ पहुंचेगा, तो ये सीधा नहीं कोशिश करेगा। अगेन फिर इस पे सेंटर पे फोर्स लगेगी, ये यहाँ पहुंच जाएगा। तो इस तरह से करते हम्म। करते 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 एक, अगर मैं यही काम कंटिन्यूसली रखूं तो आई गेट अ ठीक है। सर्कुलर मोशन। तो ये ओ लेवल्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर मुस्तकिल एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करेगा। और जैसे ही जिस इंस्टेंट पे ये फोर्स खत्म हो जाएगी, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे खत्म हो गई वो फोर्स, तो ये सीधा निकल जाएगा। और घूमता हम्म। घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, यहाँ से वो फोर्स खत्म होती है, सीधा निकल जाएगा। पास में जाएगी। तो ठीक सर्कुलर है। पाथ को ऑब्जेक्ट तभी फॉलो करता है जब उस पर एक 90 डिग्री फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही हो। हम्म। एक बात। ठीक है। सेकेंडली, अगर हमने न्यूटन सेकंड लॉ में डायनामिक्स से पढ़ा है, जिस तरफ फोर्स आप पे लगती है, द रिजल्टेंट फोर्स एंड योर एक्सेलरेशन आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हमारी फोर्स सेंटर की तरफ है, देन इट इज डेड श्योर कि हमारे ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। फिर ओ हम्म। लेवल्स में जो है ना, वो कई दफा ऐसे भी कहा जाता है कि इफ दिस ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, हाउ इज इट पॉसिबल कि इस पे एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेट कैसे कर रहा है? हाउ इज इट पॉसिबल कि एक्सेलरेट कर रहा है? इफ द स्पीड ओवर हियर इज 10 फॉर एग्जांपल। एक्सेलरेशन ये कि आपकी एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए, एंड हाँ, एक्सेलरेशन आपका वो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर हो रही है आपकी। acceleration is what? Acceleration is basically change in velocity, right? Change in velocity over चेंज इन time. वेलोसिटी, Change in जैसे velocity वेलोसिटी आपका क्या होता है, वो है वेक्टर है, वेक्टर है। एंड वेक्टर हाँ मतलब कि कॉन्स्टेंटली इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, exactly। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि डायरेक्शन की वजह से आ रहा है। तो चेंज यस तो आ रहा है, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से आए या डायरेक्शन की वजह से आए, चेंज तो आ रहा है। जब चेंज आ रहा है इट मींस चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी जब भी होती है तो ऑटोमेटिकली मींस एक्सेलरेशन है। तो वही है। एक्सेलरेशन यस। है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। और अगर एक्सेलरेशन है तो ये बात भी प्रूव करती है कि अगर एक्सेलरेशन है इट मींस फोर्स भी यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट पे यस। फोर्स नहीं लग रही। तो जब तक इसकी यस। मुस्तकिल डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब तक इस पे एक्सेलरेशन है, और जब तक एक्सेलरेशन है तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो इतनी बातें हमने सिर्फ ओ लेवल्स में डिस्कस की थी, बस ये ओ लेवल्स का सर्कुलर मोशन यहीं तक था, इसी हद तक था। ठीक है। ठीक है। अब ए लेवल्स के अंदर जो है ना, हमने
इसको डिटेल में डिस्कस करना है, इसके वेक्टर डायग्राम्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन पढ़नी है, अभी देखते हैं इस बार, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि डेफिनेशंस, ठीक है। डेफिनेशंस में हमारे पास बात वो हो गई कि हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की, फिर वेलोसिटी की और फिर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग ऑफ विद डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डिस्कशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या केस है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो टाइप्स, ठीक है। पहले हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ए लेवल्स में जो हम लोग ने सिंबल दिया हुआ है वो एस दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस के अंदर डिस्प्लेसमेंट को हमने, ओ लेवल्स में हम डी देते थे, यहाँ पे हमने उसको एस बना दिया, ठीक है। तो ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बाय द वे दिस इज योर थर्ड मोशन ऑफ ए लेवल्स फिजिक्स, ठीक है। जैसे हमने लीनियर मोशन शुरू से आते पढ़ते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पे लीनियर फोर्स आएगी, लीनियर डायरेक्शन में मूव करेगा या हॉरिजॉन्टल मूव करेगा या वर्टिकल मूव करेगा, ये लीनियर मोशन था, ठीक है, ऑफ अ बॉडी। इसके बाद अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त में जो है वो लीन हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहा है, इट मींस वो इस डायरेक्शन में जाएगा। इस ये सेकंड मोशन आने पड़ा था, दिस वाज प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एयर्स प्रोजेक्शन काइनेमेटिक्स। मोशन, यस सर। थर्ड इज सर्कुलर मोशन, ठीक है। थर्ड हमारा सर्कुलर मोशन है कि एक ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूअसली सर्कल के अंदर ट्रैवल करता जा रहा हो, दिस इज सर्कुलर मोशन। फोर्थ विल इन आवर सिलेबस विल बी डिस्कसिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, हमारा चैप्टर नंबर 4 आएगा। तो ये दिस इज द फोर्थ टाइप ऑफ मोशन जो हमारा सिलेबस में, ठीक है। अच्छा जी, अब ओके। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, हम लोग ओ लेवल्स में जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखते थे तो हम लिखते थे इट इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, शॉर्टेस्ट यस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये बात डिस्कस की जाती थी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्कल है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर है, तो इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ में होगा, स्टार्टिंग ऑफ, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करो, दिस ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग ऑफ दिस पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, दिस इज पॉइंट वन, और कुछ से बाद जो है ये पॉइंट फॉर एग्जांपल टू पे पहुंच जाता है, दिस इज पॉइंट टू। तो सर। व्हाट वुड बी द लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू के दरमियान लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? व्हाट वुड दैट लीनियर डिस्प्लेसमेंट बी? क्या वो सर फिर एंटी क्लॉकवाइज एक स्ट्रेट लाइन आप बनाएंगे 1 से 2 तक। स्ट्रेट लाइन होगी या वो यस ये आर्क होगा, क्या सर, होगा? स्ट्रेट लाइन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो बोला उसमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एक वर्ड हम स्किप करते थे उस डेफिनेशन में, वो कहता है इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पॉसिबल। डिस्टेंस बिटवीन टू। तो एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, अगर अर्थ जो है वो सन को ऑर्बिट कर रही है फॉर एग्जांपल, इज इट पॉसिबल फॉर द अर्थ कि वो पॉइंट वन से पॉइंट टू सीधा चला जाए? नहीं सर। नहीं, अर्थ अर्थ जो है वो बाउंड है, उसने सर्कुलर ऑर्बिट में ही रहना है। या अगर यस मून सर। जो है वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है तो वो बाउंड है कि वो पॉइंट वन से पॉइंट टू जाना चाह रहा है, तो एक सर्कुलर पाथ को ही, इस आर्क को फॉलो करेगा, वो स्ट्रेट ट्रेवल कर ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट। तो अगर पॉसिबल ही नहीं है तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू। तो द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट बिटवीन पॉइंट वन एंड पॉइंट टू इज दिस आर्क, ये आर्क है। तो ये आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ऑल्दो इट्स नॉट लीनियर, ऑल्दो ये लीनियर नहीं है, कर्व्ड पाथ है, लेकिन ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट ही कहलाएगी, दिस वुड बी लीनियर ठीक। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसे कहते थे? वी कॉल्ड इट टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन हम लोग डेफिनेशन जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने एग्जाम में लिखनी है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, सर्कुलर मोशन के, फॉर सर्कुलर मोशन। कीप इन माइंड, सारी डिस्कशन इस चैप्टर में जो है ना, कीप इन माइंड ऑब्जेक्ट सर्कल से बाहर निकल नहीं सकता। हम्म। यहाँ पे कहीं भी हम लोग अज्यूम नहीं कर रहे कि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी आउटसाइड सर्कुलर मोशन। ये सारी डिस्कशन सर्कुलर मोशन के अंदर रहते हुए हो रही, बात समझ आ रही? ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो अब सर्कुलर मोशन में रहते हुए लीनियर डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन है? सर्कुलर मोशन में अगर आप नहीं है फिर तो आपने ये वर्डिंग इस्तेमाल कर ली जो ये लिखी हुई, ये ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर आप नहीं है, लेकिन इफ यू आर इन अ सर्कुलर मोशन देन द वर्डिंग्स विल बी यूजिंग फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज, it is the length of the arc formed by an object moving in a circle about a point, ठीक है, it is the length of the arc formed by an object moving in a circle, ठीक है, by an object moving
इन अ सर्कल अबाउट पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट, ठीक है, अबाउट पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट वाला फ्रेज एग्जाम्पल का फेवरेट है तो ये लिख लिया था। बात वही है, सर्कल में कोई भी चीज मूव कर रही हो तो वो अबाउट अ पॉइंट ही मूव करती है, लेकिन ठीक है। ये चीज जो है ना वो मेंशन कर देना, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये डेफिनेशन उन्होंने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की इस्तेमाल करनी है इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम्म। ओके ओके, तो ये जो जी अबाउट सर। अ पॉइंट जिसकी बात कर रहा है, दिस पॉइंट बेसिकली इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इसकी बात कर रही है, अबाउट अ पॉइंट ये वाला सेंटर है। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, तो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हुए जो वो आर्क, ये जो आर्क फॉर्म कर रहा है, दिस इज योर लीनियर, ये जो अब फॉर एग्जांपल 1 से 2 जाते हुए इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हुए इसने जो ये आर्क फॉर्म किया है, दिस आर्क इज बेसिकली द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बात समझ आ ठीक रही? है। यस सर। ये स्टेटमेंट आपको ये बता रहा है कि द आर्क फॉर्म्ड while traveling in a circular path is your linear displacement, यहाँ से लेके, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। अब it is the shortest possible distance between the 2 points, ये भी हमें बात समझा दी कि it is the shortest possible distance between point 1 and point 2 because the object following the circular motion cannot get out of this path, इससे वो बाहर होकर सीधा नहीं जा सकता, ठीक है, cannot go in this सर्कुलर direction, मोशन, ठीक है। ठीक है, being in a circle। अच्छा जी, हम्म। now moving on to angular displacement, angular displacement को जब हम आते हैं, मैं लिख देता हूँ कि as in circular motion object cannot travel, can't travel in a straight line, can't travel in straight line, समझ आइए? हम्म। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस पे जब हम आते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या सीन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सीन ये है कि आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको कहीं बीच में बना देते हैं, अच्छा। अब अगर मैं पॉइंट 1 को और पॉइंट 2 को सेंटर से कनेक्ट करूं, हम्म। ठीक है, तो ये सेंटर से कनेक्ट किया, ये स्ट्रेट लाइन आ गई, और यहाँ से कनेक्ट किया तो ये स्ट्रेट लाइन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अब मुझे तुम बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट 1 पे था और जब पॉइंट 2 पे था, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने के लिए समझ लो ये एक एक लाइन ये है स्ट्रेट, इसमें कोई एरो हेड नहीं बनाया, स्ट्रेट लाइन है, और एक ये एरो हेड है। समझ लो ये एरो हेड जो है वो थ्रू आउट द सर्कल, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है, ये वाली लाइन खुलती जाती है, इट स्टार्ट्स ओपनिंग अप, ठीक है, ये जो लाइन है ये खुलती जाती है। अगर जो है वो मेरी वीडियो नजर आ रही तो मैं स्क्रीन पे, जी सर। ठीक है, तो इसमें नोटिस करो अगर पॉइंट 1 पे ऐसे है तो दूसरी लाइन जी ऐसे सर। खुलती जा रही है, बीच में एक एंगल इंक्रीज मुस्तकिल होता जा रहा है, ठीक है। और जब ये पूरा एग्जैक्ट 180 यस डिग्री सर। पे होगा तो ये 180 डिग्री ट्रेवल कर चुका, तो नोटिस करो एज दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द आर्क, जैसे जैसे ये आर्क के अलोंग मूव करता है, एज इट मूव्स अलोंग द आर्क व्हाट हैपेंस इज के बीच में एंगल मुस्तकिल खुलता जाता है। इस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दिस एंगल जो कि मुस्तकिल खुलता जा रहा है, इसको वी कॉल इट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका बेसिकली थीटा हो जाता है। थीटा हो जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली थीटा मेजर्ड ओके। इन रेडियंस, ये हमेशा रेडियंस में होगा, थीटा होगा, ठीक है। हमेशा क्या, आप तो इसको डिग्री में भी कह सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। इसका ठीक बेसिक है। यूनिट जो है आमतौर पे यूजुअल इस्तेमाल इसका रेडियंस के अंदर होता है। द डेफिनेशन यू विल बी यूजिंग फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल अबाउट अ पॉइंट, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels, when an object moves in a circle about, in a circle about a point, ठीक है। ठीक होगा। तो ये डेफिनेशन हमने इस्तेमाल करनी है, और इसका जो यूनिट है वो आमतौर पे रेडियन कहलाएगा, दिस वुड बी रेडियन, मोस्टली इट वुड बी कॉल्ड रेडियन, ठीक हो गया। ठीक है। इसमें जो है वो आप इसको आप थीटा लिख लें, थीटा का यूनिट जो है वो, इसको हम लोग रेडियन में आमतौर पर, और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन तो करना चाहिए, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन जो है वो पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ठीक है, एक 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारे पास एक बात समझ आई हमें, अगर मैं देखो
कि ये ऑब्जेक्ट की लीनियर डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, विच इज एस, दिस इज व्हाट दिस इज, इसमें लेबल करते हैं दिस इज एस, ये एस है और अंदर थीटा हम्म। है। तो एस और थीटा का आपस में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन दैट यू कैन फाइंड बिटवीन एस एंड थीटा, एस और थीटा के दरमियान क्या रिलेशन है। अगर मैं आर्क, इसकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जो इसकी आर्क है उसको बढ़ाता जाऊं, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग द आर्क, अगर मैं आर्क को बढ़ाता जाऊंगा तो आर्क को बढ़ाने से एंगल पे क्या इफेक्ट आएगा। अगर आर्क मैं, को बढ़ाने से हाँ आपका आर्क बढ़ेगा तो एंगल भी आपका बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात, ठीक है। तो इफ आई कीप ऑन गोइंग इनटू दिस सर्कुलर पाथ में कंटिन्यू करता हूँ तो मेरी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, मेरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बढ़ती जाएगी। यस। अब जैसे जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, ये एंगल भी ज्यादा ज्यादा खुलता जाएगा, तो दिस एंगल वुड आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द आर्क कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो आर्क खुल रही है, साथ साथ मेरा एंगल भी इंक्रीज करता जा रहा है, मजीद आर्क खुलेगी, यहाँ तक आओगे तो एंगल मजीद खुल जाए, ठीक है। तो एंगल कीप्स यस। ऑन इंक्रीजिंग। so the relation between the linear displacement and your angular displacement is direct. You have a direct relation between your linear displacement and your angular displacement. ठीक है। ठीक। अब जब डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाना हो तो बीच में आप एक कांस्टेंट लेके आते हैं, तो यहाँ पे इक्वल्स टू के साथ जो कांस्टेंट आएगा वो कौन सा कांस्टेंट होगा, व्हाट शुड दैट कांस्टेंट बी। इस केस में मुझे बताओ, आर्क लेंथ बढ़ रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, साथ थीटा भी बढ़ता जा रहा है, एक चीज जो है वो नहीं बढ़ी, वो कांस्टेंट है, वो क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट। एक सेकंड सर, एक चीज जो नहीं बढ़ रही है इसमें। हाँ आर्क आपका बढ़ रहा है, आपका थीटा बढ़ रहा है। हाँ, जो आपका नहीं बढ़ रहा वो आपका यही से बढ़ा, यही बढ़ा। अच्छा क्या सही नहीं हो बढ़ा, गया। ये जो रेडियस है इसको गौर करो, इज इट अच्छा हाँ इंक्रीजिंग ठीक या है, आपका कांस्टेंट। रेडियस नहीं बढ़ रहा, आपका रेडियस कांस्टेंट। ठीक है, तो योर रेडियस इज बेसिकली कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया ओ बीच में और फिर वो इक्वेशन बन गई वापस एस इक्वल्स टू आर थीटा। इक्वेशन तुमने अगर मैथ्स एएस पढ़ा है तो उसमें सर्कुलर मोशन में इक्वेशन पढ़ी हुई होगी, एस इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, ये आर्क लेंथ की इक्वेशन हमने पढ़ी होती है, एस इक्वल्स टू आर थीटा, दिस इज योर आर्क लेंथ, या यू कैन ठीक। कॉल इट, आर्क लेंथ को आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, दिस इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, and the constant you bring in is the radius, the radius does not change। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो A1। ठीक है। यस सर। तो अगर मुझे बताओ ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर जाए, अगर कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर जाए तो यहाँ पे जो है वो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, व्हाट इज थीटा फॉर थ्री वन। सिक्सटी हो जाएगा आपका। हाँ, इन इन रेडियंस क्या होगा, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में थीटा इज 2 पाई के नहीं, यस सर 2 पाई। रेडियंस में इज 2 पाई, राइट। तो अगर मैं यहाँ यस सर। थीटा की जगह पे 2 पाई रख दूं तो कंप्लीट सर्कल का जो रेवोल्यूशन होता है उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एक और नाम भी दिया जाता है, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस लेंथ, दिस कंप्लीट सर्कल का आपका लेंथ, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस, देन एस की जगह मैं इसको सर्कमफ्रेंस का नाम दे सकता हूँ, तो माय सर्कमफ्रेंस वुड बी इक्वल टू व्हाट, माय सर्कमफ्रेंस वुड बी पाई आर। इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा की 2 पाई आ गया, तो 2 पाई आर, ये फॉर्मूला भी यहीं से निकला है, 2 पाई आर नहीं वाला ठीक फॉर्मूला है भी सर ठीक है। यहीं से निकला है। बात समझ आ रही है? अब ये कोई यस सर। डेरिवेशन नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं समझना कि वो डेरिवेशन का पार्ट है, ये बड़ा बेसिक है। ठीक हो गया, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना है। श्योर सर। अच्छा जी, अब हमारा सर्कमफ्रेंस का जो एक्सप्रेशन है वो हमें समझ आ गई। आगे। ठीक है। अच्छा, यही सारी चीजें ना ओ लेवल्स में जो, वो जो था ना, क्या नाम है, ओ लेवल्स मैथ्स, अगर तुमने पढ़ी हुई होगी, ओ लेवल मैथ्स के अंदर जो है वो सर्कमफ्रेंस का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर, दिस इज, आर्क ये लेंथ आर्क आपका लेंथ, निकालेंगे। ये आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़ाया जाता था, याद है। यस तो यस। इस फॉर्मूले में भी थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर जो है ना, वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा अभी रिसेंटली, हमने पढ़ा आर थीटा। तो ये और ये एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ हमारा थीटा रेडियन में और यहाँ हमारा थीटा जो है वो 360 क्या है, डिग्री में। तो अगर मैं इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करता हूँ, लेना फॉर्मूला एक ही बन जाएगा, कैसे कि ठीक मैं है। 360 को 2 पाई कर देता हूँ, क्योंकि 360 जो है वो रेडियन में 2 पाई, तो 2 पाई कर दिया, 2 पाई ये वाला और ये वाला कट के क्या फॉर्मूला रहेगा, थीटा आर, यही फॉर्मूला बन गया। ठीक है। बात समझ रही, इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अभी हमें मैथ्स की क्लास थोड़ी बहुत बीच में शुरू हो गई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने थीटा और 360 जो है वो पढ़ा था, क्या नाम है, इनटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर था, याद है। हम्म। हम्म। तो इसको भी मैं जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये 2 पाई बन जाएगा, तो 2 पाई यहाँ से पाई और पाई कट जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर का रेडियन में फॉर्मूला बन जाता है। तो ये फॉर्मूला यही इन्हीं कॉन्सेप्ट से बन रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे अपना थीटा विथ 16 into 2 pi r is the arc length।
थीटा और 360 into 2 pi r is the arc length or the linear displacement if you consider theta to be in degrees। अगर थीटा को आप डिग्री में ले रहे हैं, डिग्री में हाँ, थीटा ले रहे हैं, फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन थीटा को अगर आप रेडियंस में ले रहे हैं तो ये सीधा साधा फॉर्मूला लगाओगे, ज्यादा आगे पीछे कुछ रेशो वेशो निकालने की जरूरत नहीं। बात समझ आ ओके, गई? ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो थीटा है दरमियान में, ये वन कब होता है? व्हेन इज दिस वैल्यू इक्वल टू 1 रेडियन? व्हेन इज दिस थीटा 1? ये वन कब होता है? ये वन तब होता है कि फॉर वन एग्जांपल, एटी डिग्रीज पे। नहीं, इट वोंट बी 1 at 180 डिग्री, इट विल नॉट बी थीटा 180 डिग्रीज पे, तो बेसिकली पाई होगा ना, दिस विल बी पाई ठीक, रेडियंस, अच्छा, हाँ, ठीक। 3.142 होगा, दिस विल बी 3.142 रेडियन, राइट? ये वन कब होगा? ये वन तब होगा, ये वन तब होगा जब इस ऐसा सेक्टर बने कि जिसकी आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाए। क्यों? व्हाई? अब मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इसमें इज बना द, रही थी कुछ थीटा तो कट जाएगा वो। हाँ एग्जैक्टली, तो डिफाइन 1 रेडियन भी आएगा, या फिर एग्जामिनर वर्ड यूज करेगा डिफाइन द रेडियन। तो द रेडियन जब कहेगा ना, द रेडियन, तो द का मतलब है वन की बात करेगा, 1 रेडियन आंसर कब आता है। तो डिफाइन 1 रेडियन या डिफाइन द रेडियन कब होगा? व्हेन योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट which is s becomes equal to your रेडियस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो जाएंगे तो थीटा कितना आएगा? 1 रेडियन के इक्वल आएगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। इफ एस एंड आर आर इक्वल, योर थीटा वुड बी 1। बात समझ? इफ एस एंड आर आर इक्वल, तो द आंसर वुड बी थीटा वुड बी 1 रेडियन। तो ये डेफिनेशन हमने 2 मार्क की पार्ट ऑफ डेफिनेशन लिखनी है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, 1 रेडियन वुड बी, इसको लिखोगे इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट व्हेन योर आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। व्हेन योर आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू द रेडियस, at that point the angular displacement is equal to 1 radian। हम्म, बात समझ आ रही है? ये चीज है। हम्म, तो ये बेसिक डेफिनेशंस हो गई आपकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी से आ रहा है। तूने डेफिनेशन पढ़ी भी है linear velocity previously the definition we had was it is the rate of change of linear velocity ऐसी है rate of change of linear displacement ठीक है linear velocity is it is the rate of change of linear displacement ठीक है rate ठीक है। of change of linear displacement ठीक हो गया ये हम्म, हमारी बेसिक डेफिनेशन है अब भी हम लोग यही डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे नथिंग मोर नथिंग लेस ठीक है तो जो डेफिनेशन हम पहले इस्तेमाल करते आ रहे थे वही डेफिनेशन हम लोगों ने दोबारा से यूज करनी है यहाँ पे अच्छा जी अब ये सर्कल को जरा नीचे दोबारा से ड्रॉ करते हैं और जो है वो देखते हैं कि लीनियर वेलोसिटी किस तरह की दिखती है सर्कल के ऊपर पॉइंट वही है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 सी डिस्कशन करेंगे इनिशियल पॉइंट हमारा पॉइंट 1 है और उसके बाद जो है वी आर ऑन पॉइंट 2 तो अगर मैं यहाँ पॉइंट 1 पे इफ आई ड्रॉ द वेलोसिटी वेलोसिटी होता है फॉर एग्जांपल दिस ऑब्जेक्ट इज बेसिकली गोइंग इन दिस सर्कल इन एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ठीक है एंटी क्लॉकवाइज हम्म, रोटेशन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लीनियर वेलोसिटी है वेलोसिटी इज बेसिकली वेयर यू आर फेसिंग व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग जिस तरफ आपका चेहरा है जब आप ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम वेलोसिटी कहेंगे ठीक है डायरेक्शन जो आपकी उसको। हाँ जो डायरेक्शन है तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे हैं तो योर फेस वुड बी इन दिस डायरेक्शन दिस वुड बी योर V1 इधर है तो योर वेलोसिटी वुड बी इन दिस डायरेक्शन दिस वुड बी योर V2 सही है ठीक है, ये आपका V1 और V2 सीधा सीधा ये बन जाएगा ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर इन सर्कुलर मोशन योर डायरेक्शन जो है लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इज टेंजेंट, इज इट टेंजेंट? टेंजेंट टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट ठीक है टेंजेंट टू द ठीक है, सर्कल एट दैट दैट पॉइंट। पॉइंट अच्छा अब एक डिस्कशन हम लोग जो है वो ओ लेवल्स में करते थे कि क्या नाम है अगर आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इट ऑटोमेटिकली मींस कि ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट द सर्कल जो है वो चेंज नहीं हो रही स्पीड यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है यहाँ हर जगह स्पीड उसकी 10 है तो इज द वेलोसिटी चेंजिंग और नो इज द वेलोसिटी चेंजिंग या नहीं चेंज हो चेंज रही कर है रहा क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है साथ साथ। हाँ एग्जैक्टली तो हमने ये वाली बात यहाँ पे मेंशन करनी है कि हमारा चेंज इन वेलोसिटी स्टिल एग्जिस्ट करता है आर चेंज इन वेलोसिटी इज स्टिल एग्जिस्टिंग ठीक हो गया अच्छा अभी चेंज इन वेलोसिटी की डिस्कशन हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर लेके आएंगे क्योंकि बस एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम है तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसकी डिस्कशन अभी हम आगे लेके आते हैं अभी फिलहाल लीनियर वेलोसिटी प्रीटी बेसिक जो हम पहले से करते आ रहे हैं जो हमें पहले भी पता था वही चीज है फॉर्मूला अगर लिखना है लीनियर वेलोसिटी का सिंबल V है तो इट वुड बी चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम ठीक है तो ये हमारा बेसिक जो है वो बन जाएगा आपका फॉर्मूला और यूनिट इसका वही जो हम बचपन से चलाते आ रहे हैं मीटर्स पर सेकेंड उसके बाद हम आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज है हम्म,
अच्छा जी, अब एंगुलर वेलोसिटी पे अगर हम पहुंचते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ, वही वेलोसिटी है तो बात वही होगी, सिर्फ एंगुलर का वर्ड आए तो हमारी डेफिनेशन में भी एंगुलर का वर्ड ही चेंज होगा। एंगुलर वेलोसिटी वुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होगा एंगुलर सिर्फ, डिस्प्लेसमेंट। हाँ जी, एंगुलर वेलोसिटी वुड बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल कवर कर रहा है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितना एंगल कितनी देर में कवर कर रहा है। पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाज कि कितना एंगल कवर कर रहा है बस। जी अब सर। आप डिस्कशन में टाइम को लेके आ रहे हैं, टाइम के से रेट फाइंड आउट करें कि यार ये जो एंगल कवर तो कर रहा है, थीटा कवर कर रहा है, लेकिन कितनी देर में कर रहा है, दैट इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक ठीक है, है रेट ऑफ ठीक चेंज है। ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट के अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी चेंज हो रही है, विल कॉल दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो विल कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम सिंबल में किस तरह से शो करेंगे, विल शो इट विद अ सिंबल नोन एज ओमेगा। इस सिंबल को हम कहते हैं ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा जो ठीक। है ये ऐसे समझ लो डेल्टा थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। टाइम। ठीक है, तो ओमेगा जो है हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे इसका जो एस आई यूनिट है, एस आई यूनिट ऑफ ओमेगा वुड बी इक्वल टू रेडियंस पर रेडियंस। सेकंड। ठीक हो गया, तो ये आपका ओमेगा की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ओमेगा की देखो डायरेक्शन के बारे में कभी सवाल ही नहीं आएगा, लेकिन वैसे बीइंग अ साइंस स्टूडेंट या बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, ओमेगा की जो डायरेक्शन है ना एंगुलर, जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड यूजिंग दिस फॉर्मूला। डायरेक्शन की हम्म। हमने डिस्कशन साथ शामिल रखी कि यार डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट पे होगा। सिमिलरली जो आपका ओमेगा है, ओमेगा की जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज, ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कुछ इस तरह का दिखेगा, तो मैं इसको ड्रॉ करूं, तो मान लो 3D ड्राइंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, हम्म। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। जी जी। ठीक है, इसको दोबारा रीड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन वुड लुक वो भी समथिंग से लाइक, मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरह का दिखेगा। ये इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का दिखता है, तो दिस वुड बी द सेंटर, और जो ऑब्जेक्ट है वो जो है इसके अराउंड ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये हम्म। सबका रोटेट करे जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर, एक्स प्लेन के ऊपर ही कर रहा है। ठीक है, अब ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर एग्जांपल रोटेटिंग इन दिस वे, वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब ये आपकी क्लॉकवाइज रोटेशन है। इफ द रोटेशन हम्म। इज क्लॉकवाइज, तो हम हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ना ओमेगा, ओमेगा की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। या तो वो ऊपर की तरफ ओमेगा की डायरेक्शन होगी, या फिर वो नीचे की तरफ होगी, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अगर प्लेन ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस पे, तो ओमेगा वुड बी वर्टिकल। अगर ठीक है। प्लेन ऑफ रोटेशन वाई एक्सिस पे, इफ माय सर्कल इज अ वर्टिकल सर्कल, कुछ इस तरह का सर्कल है, तो माय ओमेगा वुड बी हॉरिजॉन्टल। बात समझ आ रही है। ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन किस रूल पे डिपेंड करती है, उसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है जो है आपकी, उस पर एक राइट हैंड ग्रिप रूल लगता है फॉर ओमेगा, कि उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि आपकी अगर आपका जो रोटेशन जो है थंब वो, वो फिंगर्स होते हैं। हाँ, योर थंब इज बेसिकली डायरेक्टिंग टुवर्ड्स ओमेगा, और आपकी रोटेशन, तो अगर इस केस अच्छा में बनाया ठीक है जाए, ठीक है ठीक तो है। अगर अपनी फिंगर्स को क्लोज करो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यू विल सी हम्म। कि ओमेगा जो है वो डाउनवर्ड्स बन रहा होगा, ओमेगा जो जी है वही हमारा, आपका राइट हैंड ग्रिप रूल आ गया। हाँ, ठीक है, तो आपका राइट हैंड ग्रिप रूल टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। कहीं भी नहीं पूछेंगे वैसे, वैसे ये हम्म। कॉन्सेप्ट कहीं पूछते नहीं ना, ना आमतौर पे बताया भी जाता, नहीं बताया जाता, क्योंकि इतना रेलिवेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। लेकिन वैसे हमें पता होना चाहिए कि जो ओमेगा है वो इट वुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि अगर रोटेशन हॉरिजॉन्टल सर्कल की है तो ओमेगा वर्टिकल होगा, फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल सेंटर से होगा। ठीक है, ठीक है। और ये नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लें, इसकी एग्जांपल ऐसे समझ लें कि अगर एक वो थंब पेन होती है ना, हम्म। एक थंब पेन ऐसी दिखती है, तो ये थंब पेन का पिन वाली साइड है, ये इसका फेस समझ लो, फेस। ठीक है, तो इफ अगर मैं इस थंब पेन को उठा के जो है वो इस तरह से रोटेट करवाऊं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाऊं, तो इसका फेस ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जी और सर। अगर मैं इसको उल्टा घुमा दूं, ऐसे कर दूं, अच्छा यहाँ ठीक है इसका ठीक है ठीक फेस, है समझ आ गई ठीक ठीक है, है। तो इसका फेस ठीक है। नीचे की तरफ होगा, ये चीज है। तो ये आपको, हाँ। ये ओमेगा आपको ये डायरेक्शन बताती है, इट टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन ये समझ लो, मैं रेड में बस इसलिए लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए यू गो फॉर, यूज द राइट हैंड ग्रिप रूल आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें जो है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है क्लॉकवाइज या एंटी हम्म। क्लॉकवाइज आपकी फिंगर्स बताती हैं। ठीक है, और जो आपकी थंब की डायरेक्शन है टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैन। ठीक है,
ये इतनी ठीक बात है है। यहाँ पे। अच्छा, अब मूविंग ऑन, अगर मैं कंसिडर करता हूँ ओमेगा को, जरा जो है ना हम लोग अब कुछ मेच्योर टर्म्स में लेके आते हैं। अभी तो हमारी बेसिक डिफाइनिंग इसकी इक्वेशन बन गई ना कि डिफाइन इस तरह से हो रहा है, लेकिन हम्म, हमारे सवाल किस तरह के आते हैं उसमें आमतौर पे सवाल के अंदर पार्ट ऑफ रोटेशन नहीं बताई जाती। ये नहीं कहा जाता कि दी ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज या पाई बाय 2 रेडियंस। आमतौर पे सवालों में जो है वो रोटेशंस, नंबर ऑफ रोटेशन होती हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग 200 टाइम्स आरपीएम, इसका 200 टाइम्स पर मिनट है, या इट इज रोटेटिंग 50 टाइम्स इन अ सेकंड। तो इससे हमें ये हम्म, नजर आता है कि यार रोटेशंस जो है वो कई सारी अगर हो जाए तो फिर थीटा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, रेडियंस हम्म, में फॉर एग्जाम्पल 500 रोटेशन है या 200 रोटेशन है या 50 रोटेशन है, तो 50 रोटेशन का मतलब है थीटा जो है 2 पाई इंटू 50, मतलब हम्म, 100 पाई हुआ है। ठीक है, इस तरह नहीं करेंगे हम लोग, या अगर एंगल्स में जाएंगे तो 360 इंटू 50, तो ये गिच में हो जाएगी। तो हमें फिर जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका बेसिक फॉर्मूला तो चलो यही है। ठीक है, लेकिन अब एंगुलर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस, कंप्लीट रोटेशंस के टर्म्स में भी हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे केसेस में जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करो, आमतौर पे जो भी ऑब्जेक्ट रोटेट करा होता है, मशीनरी हो या कहीं पे भी हो, उसमें ऐसा नहीं होता कि 10 सेकंड में जो है ना वो रोटेशन 30 डिग्री होती है। चाहे 10 सेकंड में वो कम से कम 300 400 500 दफा रोटेट कर चुकी होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई किसी भी शाफ्ट को हम्म, देख लो या किसी भी चीज को देख लो। तो हमें फिर इसका मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशंस की तरफ से भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो ओमेगा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा को, जो कि हमारा बेसिक जो डिफाइनिंग उसकी उसका फॉर्मूला, डिफाइनिंग फॉर्मूला इज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। दिस इज हाउ यू डिफाइन ओमेगा। ठीक है, आप ओमेगा की डेफिनेशन के बारे में अगर पूछेंगे तो वो तो यही है। अब हमारे सवाल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने इसको किस तरह से यूज करना है, इसके इसके तीन एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, इसके तीन एक्सप्रेशन बनते हैं। पहला एक्सप्रेशन इसका क्या बनता है, पहला एक्सप्रेशन इसका बनता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, फिर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बनता है एक एक्सप्रेशन, और फिर एक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोटेशंस बनता है, इन टर्म्स ऑफ आरपीएम बनता है, एक इन टर्म्स ऑफ आरपीएम बनता है। तो हमारे पास तीन डिफरेंट अप्रोचेज हैं मेगा को रिप्रेजेंट करने की। तो अभी हम उन तीनों अप्रोचेस पे जाते हैं, बनेंगे ये मेन अपने डिफाइनिंग फॉर्मूला से ही डिराइव किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम पीरियड वाली अप्रोच पे जाते हैं। सबसे पहले हम टाइम पीरियड के टर्म्स में अगर ओमेगा को देखें, टी के टर्म्स में तो क्या बनेगा, फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ओमेगा क्या बनेगा, और फिर हम देखेंगे आरपीएम के टर्म्स में, नंबर ऑफ रोटेशंस के टर्म्स में, आरपीएम के टर्म्स में ओमेगा क्या बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पे टाइम पीरियड के केस में यू हैव ओमेगा टू बी, ओमेगा इज बेसिकली डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब तो मुझे ये बताओ कि इफ यू हैव अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, अगर आपके पास जो रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल हम्म, कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। जी जी समझ आ गया, मतलब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी जी सर। ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल जब होगा तो मुझे बताओ कि थीटा कितना ट्रेवल करेगा वो। थीटा डेल्टा थ्री थीटा क्या होता सिक्सटी है। ठीक है, 360 रेडियंस में अगर हम कहें तो फॉर तो फॉर कितना होगा। सिर्फ कंप्लीट उसको तो आप कहते हैं क्या होता है, 2 रेडियंस टू टू पाई बाय, टू यस पाई सर। रेडियन। ठीक है, 360 इज 2 पाई रेडियन। तो फॉर अ रेडियंस। कंप्लीट रेवोल्यूशन योर डेल्टा थीटा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो इसका मतलब उसने थीटा कितना कवर किया, इट कवर्ड अ थीटा ऑफ 2 पाई। और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के टाइम को हम क्या कहते हैं, वी कॉल द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन एज टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन ठीक इज है। टाइम पीरियड। जैसे हमने वेव्स में पढ़ा होता है कि टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट वेव, तो भी टाइम पीरियड हम्म, कहते हैं। इसी तरह पेंडुलम के केस में पढ़ते हैं टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, उसको भी हम टाइम पीरियड कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज ऑल्सो टाइम पीरियड। ठीक। टाइम पीरियड कहते हैं किसी भी एक काम को, किसी भी साइकिल को पूरी तरह होने के लिए कितनी देर लग रही है, उसको हम टाइम पीरियड। तो ये हमारी एक्सप्रेशन बन जाती है। दिस एक्सप्रेशन इज इन टर्म्स ऑफ टाइम वन पीरियड, ये टाइम कंप्लीट पीरियड के टर्म्स। रेवोल्यूशन। ठीक है, फॉर वन कंप्लीट। अब ये सारे केसेस फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन थे, क्योंकि मैंने वही कहा कि ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहे होते हैं, बजाय आधे पौने एंगल्स कवर करने के, इतना इतना नहीं कवर करते, वो कई कई रेवोल्यूशन कर चुके हो। ठीक है, ठीक है। तो हमें उन टर्म्स में फिर जाना पड़ता है। अगेन फिर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में अगर मैं जाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी के लिए योर ओमेगा बेसिक फॉर्मूला वही डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। उसके बाद अगेन यूर टॉकिंग अबाउट अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अगेन, जब आपका डेल्टा थीटा जो है, अब यहाँ से आगे फॉर्मूले बनते जाएंगे। ठीक है, ओमेगा जब आपका 2 पाई बाई टी हो गया, तो यू नो दैट एफ इज 1/t। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यू हैव अ फॉर्मूला टू बी 2 पाई 2 पाई एफ। 2 पाई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 2 पाई। ठीक हो गया, उसके बाद यही हम्म, काम आगे चलाते हैं, आगे जाएंगे। तो आरपीएम के केस में
यहाँ पे n जो है, n इज रेवोल्यूशंस पर मिनट, आरपीएम, ठीक है, ये n है। और फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं? फ्रीक्वेंसी इज रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी है इसके एक सेकंड में कितनी वेव्स हो रही हैं, या पेंडुलम की यस सर। फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो रही है, या यहाँ पे रेवोल्यूशन के केस में, रोटेशन के केस में एक सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन या रोटेशन, रेवोल्यूशन पर सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे आरपीएम और फ्रीक्वेंसी को रिलेट करना है, तो अगर मेरे पास 5 रेवोल्यूशन एक सेकंड में हो रही है, तो एक मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उसकी एक मिनट की रेवोल्यूशन आ जाएगी, तो वो जी आंसर सर। आ जाएगा मेरा 300। अगर एक सेकंड में ये 5 हो आपने रही है एफ तो, लिखा है? हाँ एफ लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है। तो अगर ठीक है। एक सेकंड में 5 रेवोल्यूशन हो रही है तो एक मिनट में मल्टीप्लाइड बाय 60, ये वो ठीक है। फॉर्मूला है जो एन और एफ को जो है वो रिलेट करता है। फॉर मी एफ वुड बी एन बाय 60। एन बाई 60। अब ये सब्स्टिट्यूशन उठा के मैं, एफ की जो है सब्स्टिट्यूशन उठा के यहाँ पे एफ में इंसर्ट कर दूंगा, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरे पास जो है वो ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला बाय ओमेगा एन क्या निकलेगा? बाई 60। 2 पाई एन बाय। 60। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेज हैं ओमेगा को निकालने की। क्यों? के सवाल में कभी वो टाइम पीरियड दे देता है कि भाई यहाँ पे जो रोटेशन ऑसिलेशन हो रही है उनका टाइम पीरियड इतना है, तो आप ओमेगा बताएं क्या है। कभी वो आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा कि भाई ये जो है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब 50 टाइम्स इन अ सेकंड दिस ऑब्जेक्ट रोटेट्स, व्हाट्स द ओमेगा, ठीक है, एंगुलर ठीक है। वेलोसिटी क्या है। तो उसके लिए आप फिर फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूले पे चले जाएंगे, या फिर वो कभी आरपीएम दे देगा कि ये 300 दफा पर मिनट जो है वो रोटेट कर रहा है, तो आप इसका ओमेगा बताएं, तो ओमेगा फिर जो है वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। तीनों केसेस में जो उसका यूनिट है वो क्या रहेगा? यूनिट वुड बी रेडियंस पर सेकंड। सेकंड। ये ऐसे अगर ओमेगा का यूनिट। वेलोसिटी हम मीटर्स में सेकंड क्यों नहीं करते? देखो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का तो मीटर्स पर सेकंड ही है, वो लीनियर थी ना, क्योंकि लीनियर में आप अच्छा डिस्टेंस ठीक का है, भी करें, एंगुलर के डिस्टेंस अंदर मीटर, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जब एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी आ गई, अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालने की जरूरत पेश आती है कि जो लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंपेयर करे या रिलेट करे, लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन विद विद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये चीज हमें देखनी है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, किस अप्रोच से हम जाएंगे ये दो चीजें भी आपस में रिलेट हो सके। तो हम्म। हमें ये पता है कि आपका जो सर्कल है, अगर मुझे इसकी, मैं फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 से स्टार्ट करता हूँ और मैं पॉइंट 2 पे पहुंचता हूँ, तो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक जो मेरी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, हम्म। ये इसकी आर्क, बेसिकली ये आर्क जो है, इस आर्क की अगर मैं लेंथ की बात करूं तो दिस वुड बी लीनियर शोन डिस्प्लेसमेंट। एज, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से शो करते हैं, ठीक है। उसको एस से शो करते हैं। और इसी सेम सिनेरियो की अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो हम उसको थीटा से शो करते हैं। आर यहाँ कांस्टेंट होता है, जिसको रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला हमारे पास था, विच वाज एस इक्वल्स टू थीटा, ऐसी कुछ थीटा वगैरह है। ठीक है, एस इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट में पहले लिख देते हैं जरा, तो एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। अच्छा जी, हम्म। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बजाय आर्क लेंथ के या लीनियर चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस का फॉर्मूला बताओ, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्योंकि आर कांस्टेंट है तो वो आर ही रहेगा, और यहाँ डेल्टा थीटा की जैसे जैसे डेल्टा आपकी थीटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे आपका ये चीज बढ़ती जाएगी, ये चीज भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू इज नाउ विल डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद टाइम। तो डिवाइड विद टी, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी फिर? change in linear displacement over time is equals to r into change in linear angular displacement over time। ऐसे ही है, टाइम से दोनों साइड को Yes. डिवाइड कर दिया। हम्म। अब हमारे पास व्हाट इज दिस, ये क्या है? व्हाट, ये किसका फॉर्मूला था? चेंज क्या इन आपका लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का आ गया? ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी आ गई हमारे पास, v इज इक्वल्स टू r, और डेल्टा थीटा बाई टी क्या था? ओमेगा, याद है। हम्म। तो ये आपका वो रिलेशन है v इक्वल्स टू r ओमेगा, जो लीनियर वेलोसिटी को और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करता है, क्या है लीनियर इसका? वेलोसिटी को और एंगुलर वेलोसिटी को आपस में रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक। इसके अंदर ना हमारे पास एक रिलेशन निकलता है, इस फॉर्मूले से हमारे पास एक रिलेशन निकलता है। सो गौर से देखना, एक तो थोड़ा सा ब्रिंग डाउन करके यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, यही सिनेरियो में बना रहा हूँ, सिर्फ ये वाला सिनेरियो में बाहर ड्रॉ करो, ये वेक्टर है, मैं इसको निकाल के बाहर लेके आ रहा हूँ। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो पहले पोजीशन 1 पे था, और वो घूमता 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 पोजीशन 2 पे पहुंच पूरा। गया, तो इसने जो
लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर की, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर की वो ये थी, ये सिनेरियो वन में कहते हैं। जो इसका हम्म, थीटा था, थीटा ये था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो था वो ये था, ठीक हो गया, और रेडियस जो था इसका वो था R1, ठीक हो गया। अब मैं क्या हम्म, करता हूँ, मैं जो है इस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रेडियस बढ़ाता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैं इसको बड़े रेडियस पे ट्रेवल करवाता हूँ, ये अब इस अच्छा, रेडियस पे ट्रेवल कर, ठीक है। व्हाट ठीक आई है। डिड वाज कि मैंने इसका रेडियस आपने बढ़ा दिया तो आपका रेडियस उसका बढ़ाया लेंथ था। भी बढ़ जाना चाहिए। अब रेडियस के बढ़ाने से ये कंप्लीट, अब R2, मतलब रेडियस के बढ़ाने से R2 यहाँ हम्म, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक है R2। हम्म, रेडियस के बढ़ाने से आपका S2 जो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी वो भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जी से बढ़ गई। टाइम फ्रेम सेम है, टाइम फ्रेम कीप इन माइंड, ये सब 1 सेकंड की कहानी हो रही है। 1 सेकंड में पहले ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, उसी 1 सेकंड में अब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। टाइम हम्म, इज कांस्टेंट, ये सब हम्म, सिनेरियो इज सेम, द टाइम इज सेम फॉर सिनेरियो ए एंड सिनेरियो बी, बी। ठीक है। सिर्फ आपका तो इस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा। हाँ तो अब अगर इफ टाइम इज सेम फॉर वन एंड टू, इट मींस, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम में पहले इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था, अब वो ज्यादा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इट मींस द वेलोसिटी, द लीनियर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, एंड लीनियर वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ रेडियस। रेडियस। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इस फॉर्मूले से हमारे पास एक बात निकली कि आपकी लीनियर वेलोसिटी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस व्हेन ओमेगा इज कांस्टेंट। देख लो ओमेगा किस पर डिपेंड करता है, ओमेगा डिपेंड्स अच्छा, ऑन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओमेगा डिपेंड्स ऑन द एंगल, राइट? तो एंगल तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो इट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट। हम्म, टाइम भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इट मींस ओमेगा इज कांस्टेंट। ये चीज हम्म, कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट, द ओनली थिंग्स दैट रिलेट ईच अदर इज कि आपका रेडियस बढ़ेगा तो लीनियर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। सिमिलरली वाइस वर्सा भी मैं स्टेटमेंट को कह सकता हूँ, लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी तो आपको रेडियस को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए जब आप गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलाते हैं तो आपको लंबा मोड़ काटना पड़ता है, आप फौरन कट नहीं मार सकते। बात समझ आ रही है कि आप ज्यादा सेकेंडली। स्पीड में होते हैं, हाँ। ज्यादा स्पीड पे होते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि योर वेलोसिटी increases, your velocity हम्म, increases, so you need a bigger radius for that circular motion। आपकी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड की बात समझ, इफ योर स्पीड इज हम्म, मोर यू नीड अ बिगर रेडियस टू कंप्लीट अ सर्कल, इफ योर स्पीड इज लेस यू नीड अ स्मॉलर रेडियस। तो ये रिलेशन यहाँ से निकलती है बात, ठीक है। ठीक है। ये चीज हमारी यहाँ से बन गई। अच्छा जी, अब रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया, और फिर इस फॉर्मूले से निकलने वाली एक बात कि आपकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने से रेडियस ऑफ द पाथ बढ़ता है, उसको हमने मैथमेटिकली इक्वेशन से भी देख लिया कि प्रूफ हो रहा है ना। मूविंग ऑन टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब हम मूव करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज दैट एक्सेलरेशन इन अ सर्कुलर मोशन। सारी डिस्कशन पूरे चैप्टर में फिलहाल किधर चल रही है, सर्कुलर मोशन में चल रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज दैट एक्सेलरेशन व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन होगा तो उस पे लगने वाली एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। द सेंटर, ठीक है। अच्छा अच्छा, जी, वो फोर्स नहीं अब होती मगर आपकी, हाँ, वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती जाके बीच में आ रही होती है। हाँ फोर्स होती है तो ही तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि आपका एफ फोर्स इज और टू एम एल। एक्सेलरेशन, ठीक है, F equals to m है, तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसकी कंडीशन क्या है कि फोर्स एंड एक्सेलरेशन शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। ये उसको ठीक फॉलो है, करता है, इफ योर एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर इट मींस योर फोर्स इज आल्सो टुवर्ड्स द सेंटर, और ठीक वाइस है, वर्सा, आपकी फोर्स सेंटर पे तो एक्सेलरेशन सेंटर, ठीक ठीक है। है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो अगर हमें डेफिनेशन निकालनी है तो इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ठीक हो गया। दिस इज द डेफिनेशन यू गाइस विल बी यूजिंग फॉर, और चूंकि ये सर्कल की बात हो रही है तो हम इसमें फिर अबाउट अ पॉइंट एंड पे दोबारा से ऐड कर सकते हैं ताकि हमें पता चले रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो सादी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सेंट्रीपिटल के अंदर हम लोग ये फ्रेज ऐड जरूरी करेंगे कि अबाउट अ पॉइंट, ताकि समझ आ जाएगा यार हम सर्कल की बात करें, ठीक ठीक है। है। अच्छा जी, ओके। अब ये डेफिनेशन बनी क्यों? वैसे तो इस डेफिनेशन से जो फॉर्मूला बनता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, और इसका जो यूनिट है वो वही बनेगा जो आमतौर पर बनता है। तो क्या बनता है इसका यूनिट? इट इज एम सेकंड एस। स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये बात जो है वो क्यों बनती है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज पे हम लोग आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना वो एक सर्कल है, फॉर एग्जाम्पल अगेन वही सर्कल है, ठीक हो गया। पॉइंट वन आपका इनिशियल पॉइंट था, दिस वाज योर इनिशियल पॉइंट, एंड देन दिस वाज योर
सेकंड पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ अ वेलोसिटी वेक्टर ओवर हियर, तो क्या होगा? टेंजेंट हो जाएगा। तो वो टेंजेंट होगा, ऑफ कोर्स यहाँ से वो स्ट्रेट लाइन बनेगी जो हम्म। इस तरह से होगी, ठीक है? दिस वुड बी V1। सिमिलरली यस। यहाँ यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो दिस टेंजेंट वुड बी V2। V2, ठीक है? ये टेंजेंट जो है आपका, दिस वुड बी V2, ये बन गया, हम्म। ठीक हो गया? ये आपका V2 बन गया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि डेल्टा V किसे कहते हैं? व्हाट इज चेंज? चेंज हम किसे कहते हैं? चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। यस सर। तो इसका मतलब डेल्टा V वुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1। V1। डेल्टा V वुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1। तो अगर मैं यहाँ पे वेक्टर डायग्राम बनाऊं, इफ आई मेक अ वेक्टर डायग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे V2 पहले बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन, डेल्टा V के लिए मैं वेक्टर डायग्राम बना रहा हूँ, तो V2 पहले है फिर माइनस V1 है, तो V2 जब मैं पहले ड्रॉ करूंगा तो V2 जो है मेरा कैसा बनेगा? V2 मेरा बनेगा ऐसा, जैसा वो समझ आ हमारा गया, ठीक डायग्राम है, है। V2 आपका। ओके। ये V2 हम्म। बन गया। अब हम्म। V1 जो है, अगर पॉजिटिव V1 होता फिर तो वो ऐसे बनता इसके आगे से, हम्म। लेकिन चूंकि वो V1 को हमने नेगेटिव कर दिया है, वो डिफरेंस नीचे हो निकाला है, जाएगा। अब वो नीचे की तरफ बनेगा। यही V1 वुड एक्ट हम्म। डाउनवर्ड्स, ठीक है? तो जब ये V1 नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ये पहुंच जाएगा समवेयर ओवर हियर, ठीक है? हम्म। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, दिस इज योर V1, तो डेल्टा V वुड बी इक्वल टू, दिस इज योर डेल्टा V, ये आपका डेल्टा V है। और चेंज इन वेलोसिटी का जो वेक्टर है, यू कैन सी द वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज एक्टिंग टुवर्ड्स द, यहाँ से अगर हम V2 से देखें, इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ से मैंने V2 ड्रॉ किया, ये V2 है, ये V1 है। हम्म। तो जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, एंड एक्सीलरेशन इज व्हाट? इट इज चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो डिनोमिनेटर में स्केलर है, वो इस ओवरऑल वेक्टर की डायरेक्शन को छेड़ेगा नहीं, ये वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर पर डिपेंड करती है, तो जिस तरफ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन होगी। अच्छा, बात समझ ठीक आ है, रही? ठीक है, ठीक। ठीक इस है। वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है, दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है, दैट वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर। बात समझेगी? तो ठीक। इस वजह से जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। यहाँ बच्चे अबाउट। कहते हैं कि सर सेंट्रीपिटल का मतलब है सर्कल है, इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए। नहीं, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बनता ही इस चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर से है, जो कि होता ही चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लीनियर वेलोसिटी की बातें चल रही होती है, एंगुलर ठीक है। वेलोसिटी आती ही नहीं। बात समझ आ रही है? तो यस। हमारे पास जो है ना ये वेलोसिटी वेक्टर फिर डेवलप होता है, ठीक हो हम्म। गया? अच्छा जी, अब अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर मैं इस सेक्टर को क्लोजली देखूं, आई क्लोजली स्टडी दिस सेक्टर, ठीक है, तो इस सेक्टर के अंदर 1 से 2 तक का जो ये वाली चीज है, दिस इज, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये दिस आपका इज डिस्प्लेसमेंट आ गया, एस ये है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट। और ये आपका थीटा है, और ये आपका रेडियस है। ये सारा। इन तीन चीजों को रिलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था। तीन चीजों को रिलेट करने के लिए वी हैड अ फॉर्मूला व्हिच वाज, एस इक्वल टू आई थीटा। हाँ, एस इक्वल्स टू आर थीटा। अब हमारे पास जो है ना, इसी सेक्टर को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारे पास जो है वो एक पॉइंट ये है, हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है? अच्छा जी, और ये हमारा एस है, एस, दिस इज थीटा, एंड दिस इज आर। तो हम इन दोनों इनको जब यस। रिलेट करते हैं तो वी गेट इक्वेशन एस इक्वल्स टू आर थीटा। यस। सिमिलरली अगर मैं इमेजिन करो, सिर्फ सेक्टर्स की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, अब इमेजिन करते हैं कि इफ अगेन आई मेक अनदर सेक्टर। अब स्क्रीन पे तुम देखना गौर से कि ये जो दूसरी लाइन है ना, इन दोनों के दरमियान में थीटा है, दोनों के दरमियान में थीटा है कि नहीं है? थीटा इज इन यस। बिटवीन देम, राइट? यस अगर सर। मैं इन दोनों के दरमियान वाले थीटा को बिल्कुल मिनिमम सा कर दूं, बहुत माइन्यूट कर दूं, मतलब मैं इसको तो जो है वो थीटा को डिक्रीज करने का मतलब क्या है? थीटा डिक्रीज करने का मतलब ये है कि मैं इस यस। लाइन को आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो, नीचे ला रहा हूँ। हम्म। एज आई ब्रिंग दिस लाइन डाउन, ठीक है, और दिस लाइन शुड बी इक्वल इन लेंथ विद द अदर वन, क्योंकि रेडियस है, ठीक है? इसी तरह से हम्म। समझ लो कि मैं ये लेंथ और ये लेंथ क्योंकि इक्वल है, अब मैं इसको तो आहिस्ता छोटी आहिस्ता होती नीचे जाएगी, लेके लेंथ आऊंगा, छोटी होगी। जी सर, ठीक है। ठीक है? जैसे जैसे मैं थीटा को नीचे लेके जाऊंगा ना, फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू बी वेरी स्मॉल, जैसे जैसे थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जैसे जैसे बहुत स्मॉल करूंगा, तो व्हाट वुड हैपन इज, अगर तुम सर्कल पर गौर से देखो, इस सर्कल पे अगर मैं इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को बहुत छोटा कर दूं तो वो कैसी लाइन यस बनेगी? सर। ये, ठीक है, इट वुड फील समथिंग लाइक दिस,
और यहाँ पे जैसे आर्क लेंथ बनेगी, इट वुड फील टू मी एज इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन। जो आर्क लेंथ है अच्छा, इसलिए वो कर भी है, जी सर, लेकिन चूंकि थीटा मैंने इतना स्मॉल कर दिया, स्ट्रेट लाइन थीटा होगा। स्मॉल करने से ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम्म तो इस अजम्पशन पे, इस चीज पे रखते हुए मैं अपना वेक्टर डायग्राम, जो चेंज इन वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम था ये वाला, इसको दोबारा हम्म ड्रॉ करता हूँ। अब देखना इसको मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ कि, कैसे ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन से ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो है वो V1 क्या था, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स था, दिस वाज V1, हम्म ठीक है। और जो V2 था, दैट वाज, अगर मैं एक ही पॉइंट बनाता तो V2 वाज दिस डायरेक्शन, दिस हम्म वाज V2, ठीक है। ये V2 है। और चेंज इन वेलोसिटी वाली ऊपर से थोड़ा सा छोटा था, V2 V2 के सेम वो है, ये यहाँ तक आएगा, सेम लेंथ से डायग्राम में थोड़ा सा नीचे तक आएगा, ठीक है। हम्म अच्छा जी, तो जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी थी डेल्टा V, वो इस डायरेक्शन में आ रहा वाज इन दिस डायरेक्शन, दिस वाज डेल्टा V, राइट। हम्म अब ये एक सेक्टर है, जब कोई चीज सेक्टर होती है तो सेक्टर के अंदर वी कैन इजीली अप्लाई दिस फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू थीटा आर। एस हमारी आर्क लेंथ, आर हमारा रेडियस, थीटा हमारा हम्म एंगल। लेकिन मैं तुम्हें ये, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार ये भी सेक्टर है, तुम कहोगे सर नहीं ये सेक्टर नहीं, ये तो ट्राइंगल नजर आ रहा है, इट इज नॉट अ सेक्टर, इट इज अ एंगल, ट्राइंगल। बट लेकिन मैं कहूंगा इट इज अ सेक्टर। ये उसका वाई? सेक्टर है जिसका थीटा बहुत छोटा है, उसकी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, तो ये वो सेक्टर है। वी आर अज्यूमिंग दैट दैट दिस थीटा इज, दैट दिस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल। तो हम लोग समझ अज्यूम करते हैं कि आर डेल्टा थीटा इज वेरी small in that case keep in mind, ये जो डेल्टा वी है ये हमारा एस बन जाएगा फॉर अस। डेल्टा वी वुड बिकम, जो एस इक्वल्स टू आर थीटा, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसकी जगह पे जो हमारा डेल्टा वी है, इट टेक्स द, ये आर्क लेंथ बन गया ना एक तरीके से, आर्क लेंथ है, तो डेल्टा वी क्या बन जाएगा, डेल्टा वी वुड यस। बी इन प्लेस ऑफ एस, आर हम्म हमारा, आर की जगह, रेडियस की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, V1 या V2, मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वी आ रहा है, वी आ रहा है एक तरीके से, ठीक है, वेलोसिटी हम्म का मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ आर वी हैव वी, और थीटा अपनी जगह पे वैसे ही है जैसे था, थीटा वैसे ही है, थीटा वैसे ही रहा, हम्म ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, अगेन वी डिवाइड बोथ साइड्स विद टाइम। नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड विद टाइम, जैसे हमने बोथ। ऊपर पहले किया था। तो होगा क्या कि डेल्टा वी बाई टी इज इक्वल्स टू वी टाइम्स थीटा बाई टी, ठीक है। हम्म यहां से हमें नजर आएगा कि डेल्टा वी बाई टी क्या होता है, डेल्टा वी बाई टी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, AC, इज इक्वल्स टू V, और थीटा बाई टी वॉज ओमेगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को रिलेट करता है, अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ये एक इसको सेकंड रिलेट, मैं लिख लूँ जरा। ठीक है, ये इसको रिलेट करेगा। ठीक है, एक सेकंड से नोट डाउन कर। डेल्टा भी आपका एस बन जाता है, आपका रेडियस, वेलोसिटी एंड थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड, एंड देन आपका डिवाइडेड बाय दिस। तो फिर क्या है कि आपका एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी ओवर टी, जो आपका बन जाता है AV, and then theta over T, which is your omega। ठीक है, से समझ आ गया। ओके। अच्छा जी, समझ आई कहानी। जी सुरेवन। अच्छा जी, अब जो है वो आ, मसला क्या होता है, इस फॉर्मूले का मसला एक ही है, इस फॉर्मूले का मसला वो ये है कि ये फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूले के अंदर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इकट्ठी हुई है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इस फॉर्मूले में इकट्ठी हुई है, ये एक मेन मसला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सवाल के अंदर इशू ये आएगा, जब तुम सवाल करोगे एग्जामिनर, जब तुम्हें क्वेश्चन देगा, इन दैट क्वेश्चन वेरी रेयरली यू वुड फाइंड कि वो तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों दे दे। वरना नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली वो आपको या तो लीनियर वेलोसिटी देगा या तो एंगुलर वेलोसिटी देगा, दोनों में से कोई एक देगा, दोनों इकट्ठी कभी भी नहीं देगा। बात समझ आ रही है। तो हम ठीक फिर है। ऐसे ऑप्शंस पे जाते हैं, नाउ विल मूव ऑन टू सच ऑप्शंस के जहां हमारा काम, सेंट्रीब्यूटल एक्सेलरेशन का जो काम है वो इन दोनों में से आइदर वन ऑफ देम से हो जाए, दोनों मुझे रिक्वायर्ड ना हो, या तो इस फॉर्मूले से हो जाए या इस फॉर्मूले से हो जाए।
बात समझ आ रही है? हम्म, हमारा काम जो है वो दोनों रिक्वायर्ड ना हो, एक से हो जाए। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमारा जो मेन फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो कॉमन फॉर्मूला है वो वी ओमेगा, जो हमने यहाँ से निकाला है बाय आर थ्योरी, थ्योरी से निकाल दिया है फॉर्मूला। जब ये जी फॉर्मूला सर। बन गया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मुझे वो एग्जामिनर जो है मुझे या तो वो लीनियर वेलोसिटी दे देगा, या तो वी विल बी गिवन, या फिर ओमेगा विल बी गिवन, दोनों में से कोई एक देगा वो। या वी अब देगा इससे या, आप वेलोसिटी निकाल, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल लो। हाँ, तो हम एक्सेलरेशन के वो एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसमें इनमें से एक चीज इस्तेमाल हो रही है, दोनों इस्तेमाल ना हो रहे हैं। वो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला वी हैड फॉर वेलोसिटी एंड ओमेगा वाज, वेलोसिटी और ओमेगा को रिलेट करता था आर ओमेगा। यहाँ भी हमारे पास क्या रिलेट करता था, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दफा इसको उठा के, अगर हमारे पास वी है तो हम लोग हम कर लेंगे आर ओमेगा को ओमेगा हटाने, जी ओमेगा। हम लोग ओमेगा को सब्जेक्ट बना के और ओमेगा के अंदर वैल्यू को पुट इन कर देंगे। ओमेगा वुड बी इक्वल्स टू वी बाय आर, और यहाँ पे ऐसे ही रहेगा एज इट इज। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह पे वी बाय आर उठा के इंसर्ट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए सी वुड बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय वी ओवर आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, ऐसे ही है। यस सर। एक एक्सप्रेशन मेरे पास सेंटीमीटर एक्सप्रेशन ये बन जाएगी। और फिर मैं दोबारा से उठा के इसको 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 वी इक्वल्स टू आर ओमेगा को उठा के वी में डालूंगा, जब मेरे पास क्या बन जाएगा, ए सी इक्वल्स टू सेंटीमीटर एक्सप्रेशन वुड बी नाउ इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। ये दो एक्सप्रेशंस बनेंगी। अब इन दो एक्सप्रेशन का फायदा क्या है, ज्यादा कॉमनली यूज यही दो एक्सप्रेशन है। ये वाली बहुत ही रेयरली तुम्हें कई सवाल में लगानी पड़ेगी, उसकी वजह ये कि एग्जामिनर आपको या तो ओमेगा दे देगा, या ये गिवन होगा, या लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगी, या दोनों इकट्ठे नहीं देगा वो। बात समझ आ रही है? ठीक है। ठीक है। उसकी वजह से हमने ये दो एक्सप्रेशंस को फाइंड आउट किया ताकि हमारा काम आसान हो। ठीक ठीक हो है, गया। ये चीज है। अच्छा जी, अब हमारा जो लास्ट वो है डेफिनेशन है, या लास्ट टर्म जो हमें बतानी चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। आखिरी चीज हमें बतानी कोर्स। चाहिए, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद सीधे सीधा हमारे केसेस हैं, तो सीधे सीधा हमारे दो केसेस हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अब हम उसमें आते हैं, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ वी डिस्कसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ओ लेवल्स ए एस कर आगे इतना तो हमें पता चल गया, इट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रहता है। बात समझ आ रही है? जी सर। सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है, बेसिक उस पर डिस्कशन करते हैं, अगर इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इसका चेहरा इस तरफ है और इस पे लगने वाली एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, मतलब इस पे लगने वाली, हम्म, सॉरी एक्सेलरेशन या फोर्स की बात हो रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका चेहरा भी राइट साइड पे है और उस पे लगने वाली फोर्स भी राइट साइड पे है, तो ये क्या करता है, दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, दिस ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स, इसकी स्पीड बढ़ती है। ठीक है, हम्म, स्पीड्स अप। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका चेहरा पीछे की तरफ है और लगने वाली फोर्स आगे की तरफ है, इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी और लगने वाली फोर्स आर ऑपोजिट, द ऑब्जेक्ट स्पीड्स डाउन। कि मैं हम्म, एक तरफ जाना चाह रहा हूँ, मुझे लगने वाली फोर्स मुझे वापस खींच रही है, तो मेरी स्पीड रुकेगी। यस सर। बात समझा रही है कि नहीं आ रही? तो यस यस सर। इट्स स्पीड डाउन। तीसरा केस क्या होता है फोर्स के लगने का, कि आपका चेहरा किसी तरफ है, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है, योर वेलोसिटी, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन यू इज नॉट विद यू, नाइदर अगेंस्ट यू, बल्कि इट इज परपेंडिकुलर टू यू। अब जो हम्म, आप पे फोर्स लग रही है वो आप पे परपेंडिकुलर है। दिस फोर्स वुड नॉट स्पीड यू अप, नाइदर वुड स्पीड यू डाउन। ये आपकी स्पीड ना ही बढ़ाएगा ना ही कम करेगा, जो पिछले दो केसेस में होता था, एक केस में स्पीड बढ़ रही थी, एक में कम हो रही थी। यहाँ दोनों में से कोई काम नहीं होगा, बल्कि ये आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। ये आपकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ेगा, बल्कि इसकी डायरेक्शन को छेड़ देगा। पहले दो केसेस में क्या हो रहा था, मैग्नीट्यूड को छेड़ा जा रहा था। पहले दो केसेस में स्पीड या तो बढ़ रही थी या कम हो रही थी। इस तीसरे केस में कि जब ये एक फोर्स ऐसी आ गई जो कि उस ऑब्जेक्ट के ना ही विद द डायरेक्शन है ना ही अगेंस्ट द डायरेक्शन, ये सी नहीं है, बल्कि इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ये फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ेगी, स्पीड को ना बढ़ाएगी ना कम करेगी, बल्कि उसको डायरेक्शन, उसके पाथ को डेविएट कर देगी। बात अच्छा समझ आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी बट आपका पाथ को वो चेंज करते रहेगा। डेविएट हो जाएगा। बात समझ आ रही सेंट्रीपिटल है? फोर्स ये का चीज, ये ओके। हाँ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल ठीक फोर्स, है। अब जब ये इसका पाथ डेविएट होगा, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पहुंच जाएगा, अब ये ऑब्जेक्ट कहेगा कि यार अब मुझे सीधा जाना चाहिए। जब ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स वक्ती तौर पे नहीं होगी, ये परमानेंटली वहां मौजूद होगी, इट इज अ कंटिन्यूअस हम्म। फोर्स। तो जब ये एब्सोल्युटली। अगेन यहाँ पे फिर एग्जिस्ट कर रही होगी, अगेन हम्म। इट वुड बी एग्जिस्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, फिर इसका पाथ डेविएट करेगा और ये फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पहुंचेगा। और इसी काम को अगर मैं कंटिन्यू करूं, तो यू नोटिस, इफ आई कंटिन्यू दिस थिंग, यू नोटिस कि ऑब्जेक्ट, if a continuous centripetal force acts on this object, a continuous force वापस that साइड is फ्लिप 90 degree to the velocity,
which is perpendicular to the velocity, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, it would tend to complete a circular path, या ऐसे ठीक घूमता है घूमता ठीक है। घूमता एक पूरा अच्छा, सर्कल तो आपका कंप्लीट वेलोसिटी हो जब तक कांस्टेंट रहेगी, जाए। तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कांस्टेंट रहेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, कि हमें अगर फॉर एग्जांपल रेडियस ऑफ द पाथ कम चाहिए तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ानी होगी या कम करनी होगी, या फॉर एग्जांपल आपको लीनियर वेलोसिटी बढ़ाने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, अभी हम इन डिस्कशंस पे आते हैं। ठीक है, वी विल कम ठीक ऑन है। दिस डिस्कशन, आते हैं। वैसे तो बात सही है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो फिर उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा ज्यादा लगानी चाहिए पड़ेगी। होगी। बात समझ आती है? फोर्स ऐसी है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट तेज मूव कर रहा है, तेज गाड़ी है, तो उसको घुमाने के लिए, मोड़ने के लिए यू नीड मोर फोर्स। आपको फील होता है कि आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली सेंट्रीपिटी फोर्स इज। ठीक है, सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल पहली स्टेटमेंट तो कैसे लिख देते हैं, सेंट्रीपिटी फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स दैट टेंड्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट को अबाउट अ पॉइंट, रिजल्टेंट फोर्स दैट टेंड्स टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। ठीक हो गया? ठीक अच्छा है। जी, उसके बाद अब एक और चीज इसमें हम देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना वो एक एक पेंडुलम है। ठीक हो गया? और उस पे जो है ना एक वेट अटैच्ड है। जब ये रेस्टिंग फेज में, व्हेन दिस वेट इज इन रेस्टिंग फेज, तो इसका वेट डाउनवर्ड्स है। इस पे लगने वाली फोर्स में वेट का कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, और जो टेंशन का कंपोनेंट है वो अपवर्ड। ऊपर की तरफ यस ऐसे ही सर। है। और वेट और टेंशन एक दूसरे के क्या है? वेट एंड टेंशन आर इन रेंज, इसकी वजह से रेस्ट पे अपना मौजूद है। यस बात सर। समझ आ रही? अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने इसी सिनेरियो को रेप्लिकेट किया, बस सिर्फ इतना लाए कि अब जो है वो बजाय रेस्ट में होने के, नाउ दिस इज मूविंग, नाउ इट इज मूविंग। ठीक है, अब जो है वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, इट इज मूविंग। ठीक हो गया? जब ये मूव करेगा फिर क्या सिनेरियो बनेगा, अब उसको नाउ वंस इट स्टार्ट्स मूविंग, समझ लो ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो डायरेक्शन जो मैंने ड्रॉ किया है, इट टेल्स यू कि अब ये आपके राइट हैंड साइड की तरफ ऑसिलेट करने लगा है, या सर्कुलर पाथ में। ये भी एक सर्कुलर पाथ है ना, ये ऐसे जी एक सर। सर्कुलर जी पाथ सर। में जा रहा है। यहाँ से आ रहा है तो एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। ठीक है, ऐसी है। हाँ। अच्छा जी, अब जब ये मूव करना शुरू कर देगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो वेट था वो फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन था, और जो टेंशन थी वो भी 20 न्यूटन थी। इस केस में दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। वेट जब ये मूव करेगा तब भी वेट क्या रहेगा? वेट तो चेंज नहीं होगा, हाँ, वेट तो तो वही रहेगा 20 न्यूटन। लेकिन अब जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी? वो 25 न्यूटन रहेगी। वो भी 20 + 5 न्यूटन एक्स्ट्रा आ जाएगा। 20 न्यूटन तो था ही था अच्छा। पहले, अब 5 न्यूटन एक्स्ट्रा आ जाएगा। और इसको तुम खुद ही भी इमेजिन करोगे, तुमने एक स्ट्रिंग से वेट बांधा हुआ और उसको तुम रोटेट करो सर्कल में, तो तुम्हें रस्सी के अंदर खिंचाव पैदा, मतलब खिंचाव फील होगा। हम्म। और तुमने सिर्फ उसको हैंग किया हुआ है तो वो उतना उतना टेंशन फील नहीं होगी। लेकिन जब तुम उसको घुमाना शुरू करोगे, यू विल फील कि जो आपकी मोर जो टेंशन। स्ट्रिंग है वो खिंच रही है, उसमें टेंशन बढ़ गई है। ठीक है, अब हो क्या रहा है बेसिकली, कि पहले वो रेस्ट पे था, नाउ दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ में लाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को मुस्तकिल चेंज करने के लिए, कि पहले यहाँ हो, फिर यूं हो जाए, फिर यूं हो जाए, फिर मतलब डायरेक्शन को आप कॉन्स्टेंटली चेंज करना चाहे तो वेन एवर यू वांट टू कॉन्स्टेंटली चेंज द डायरेक्शन, अभी मैंने बताया कि जब डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स क्या करनी पड़ती है आपको? हैव टू अप्लाई अ 90 डिग्री फोर्स। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे ये पेंडुलम, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये राइट हैंड साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्ट्रिंग में एक 90 डिग्री फोर्स जनरेट होगी, तो इसको बजाय यहाँ जाने के इधर ले जाएगा। फिर ये जी सर। ऑब्जेक्ट जब यहाँ आएगा, अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा, पेंडुलम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे आता है, जब इस पॉइंट पे आता है, अब ये इधर जाने की कोशिश करता है, अगेन देयर इज अ टेंशन फोर्स यहाँ पे जो इसको फिर से डेविएट करता है। फिर जब ये यहाँ पेंडुलम पहुंचता है, अब ये यहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, अगेन देयर इज, तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा फोर्स इस स्ट्रिंग के अंदर पैदा हो गई। एक एक्स्ट्रा फोर्स पैदा हुई जो अच्छा, इसके डायरेक्शन को मुस्तकिल चेंज कर रही है, और वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या थी? वो ये 5 न्यूटन की एक्स्ट्रा वो फोर्स थी। 5 न्यूटन आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया सर। एग्जैक्टली exactly, ये 5 न्यूटन आपका एक्स्ट्रा जो फोर्स है, दिस रिजल्टेंट फोर्स इज योर सेंटर, दिस इज FC, दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, ओ। दिस इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो एक्स्ट्रा 5 न्यूटन है, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हम रिजल्टेंट कहते हैं। वरना अगर रिजल्टेंट ना कहते हैं, यहाँ रिजल्टेंट अगर ना ही होता तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये पूरा 25 न्यूटन होता है। ये पूरा ठीक। 25 न्यूटन सेंट्रीपिटल, इसमें से सिर्फ ये 5 न्यूटन का जो फोर्स एक्स्ट्रा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन डायरेक्शन, दिस इज योर सेंट्रीपिटल। बात हम्म। समझ आ रही है? हम्म। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको इसको जो है ना वो वेक्टर रेजोल्यूशंस में भी लेके आऊँ, तो मेरी इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? माई इक्वेशन वुड बिकम, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जो मेरी टेंशन है वो किसके इक्वल हो चुकी है अब? माई टेंशन, अगर मैं टेंशन की इक्वेशन बना, पहले तो ये बन रही थी, अब जो मेरी टेंशन है दैट इज इक्वल टू, माई टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल। टेंशन इज इक्वल टू वेट प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे जो जो एक्स्ट्रा फोर्स सेंटर की तरफ आई है वेट के साथ जो ऐड ऐड हो रही है, दैट इज माई सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सिनेरियो में सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे टेंशन एक्ट कर रही है। ठीक है। एक और सिनेरियो है जहां पे आपके पास एक ऑर्बिट चल रहा है, एक सेंटर में प्लेनेट है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है। हम्म। सिमिलरली एक और सिनेरियो जहां पे आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है जो दूसरे चार्ज पार्टिकल को ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, यहाँ सेंटर पे कोई चीज उसको ऑर्बिट कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, बेसिकली एक नाम है, जैसे कहते हैं ना टाइटल देना किसी को कि यार ये आपका टाइटल है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स हम तब तक कहेंगे जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रखेंगे। तो इसका मतलब हम्म। सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इटसेल्फ एक चीज है, ग्रेविटी है। टेंशन फोर्स इटसेल्फ एक अलग सी फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स एक अलग फोर्स है, मतलब ये स्पेसिफिक इनकी काइंड्स हैं। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स कोई स्पेसिफिक काइंड नहीं है, कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन सकती है। टेंशन फोर्स भी सेंट्रीपिटल बन सकती है, टाइटल उसको मिल सकता है, ग्रेविटी को भी मिल सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को भी मिल सकता है, फ्रिक्शन को भी मिल सकता है। हर किस्म की ठीक। फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर कर सकती है। सकती है। बात समझ आ रही है? तो यस। सेंट्रीपिटल फोर्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ टाइटल गिवन to any force, title given to any force that produces a circular। ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है फॉर एग्जांपल, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अब हमने डिसाइड किया कि यार सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ठीक है, इसको मैं एफ सी का नाम देता हूँ। इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल, ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल, डायरेक्शन ऑफ हम्म। वेलोसिटी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक हमने ये हमेशा सुना है कि यार हर फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है, हर फोर्स के पास एक ऐसी फोर्स होती है जो उसको कैंसिल आउट कर रही होती है। एवरी फोर्स यस। हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन पेयर होता है, दैट इज कॉल्ड, एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, दैट इज कॉल्ड द, दिस इज कॉल्ड द पीटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स। अच्छा। कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पीटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स tries to take the object out of the circular motion and centripetal force tries to keep the object in circular motion। हम्म। बात समझ आ रही है? तो ये फर्क है दोनों में। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है also acts on the body that tends to move the object out of the circle, वो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ऑर्बिट से निकालने की कोशिश करता है, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स इट काउंटर्स इट्स इफेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अंदर रखने की कोशिश करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कीप्स tries to keep it inside। तो उसका न्यूटन्स ठीक थर्ड है। लॉ, बोथ फोर्सेस आर न्यूटन्स थर्ड लॉ, पेयर्स ऑफ फोर्सेस दैट आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कहलाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जी ये जी, समझ ये आ जो रहा है है। ना, ये कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंड्स टू टेंड्स टू टेक यू आउट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ये चीज है। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू नेगेटिव सेंट्रीफ्यूगल, मतलब साइज इक्वल है, सिर्फ नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन दिखा रहा है, आपका डायरेक्शन सब उनकी रिएक्शन ऑपोजिट ऑफ होगी। ठीक है, तो ये बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर हम इसको कहते हैं, कॉल इट द न्यूटन्स थर्ड लॉ पेयर। ठीक हो गया? तो ये चीज है। ये नहीं कहना चाहिए हमें कि आपने जैसे लिखा है एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस एफ सेंट्रीफ्यूगल, ये नहीं होना चाहिए एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू माइनस एफ सेंट्रीपिटल, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रीफ्यूगल सेम, इज माइनस एफ सेंट्रीपिटल। सेम बात है। देखो हमने जो है वो फॉर एग्जांपल, इट्स अप टू अस कि मैं राइट हैंड साइड को मैं पॉजिटिव लूं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लूं, ये तो मेरे ऊपर है ना, वेक्टर्स है, वेक्टर्स के अंदर यू कैन, इट्स टोटली अप टू यू कि आप ठीक इस है। नेगेटिव साइन को उठा के, मतलब एक तरफ नेगेटिव हो दूसरी तरफ ना हो, बस ये काफी है। ये इट्स इनफ टू टेल यू कि जो है वो दोनों ऑपोजिट, ये सिर्फ इट इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वेक्टर्स में आपके ऊपर, आपको खुली इजाजत है, आप किसी को पॉजिटिव करना चाहेंगे, किसको नेगेटिव। ठीक है, हम्म। तो ये सीन है। अच्छा जी, अब डिफरेंट सिनेरियोज में सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे प्लेनेटरी मूवमेंट होगी या सैटेलाइट मूवमेंट होगी, तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी। अगर एक गाड़ी है जो कि इट इज टेकिंग अराउंड, टेकिंग या मूविंग अराउंड अ कॉर्नर, एक गाड़ी मूव कर रही है अराउंड अ कॉर्नर, तो उस केस में जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फ्रिक्शन बन जाएगी। ठीक है। ठीक है। टाइप्स ऑफ एफ सी में अगर हम आते हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल प्लेनेटरी मोशन है या सैटेलाइट वाला सिनेरियो है, तो समझ जाओ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज
सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली अगर कार अराउंड अ कॉर्नर मूव कर रही है, दैट केस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो एक स्टोन है थ्रेड के अंदर, स्टोन जो है वो थ्रेड के साथ टाइड टू अ थ्रेड है, तो उसमें टेंशन है, ठीक है, टेंशन एक्ट कर रही है एज, टेंशन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरह से जो आपका कभी कभी जैसे नहीं ग्लास के अंदर पानी होता है और आप ग्लास के पानी को ऐसे रोटेट करते हैं, तो जो पानी है वो जी सर। बाहर नहीं निकलता, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे वेट एक्ट कर रहा था, पानी का जो वजन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा था। क्या जब आप एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास है उल्टा पकड़ा हुआ है आपने, तो इसमें अगर हम्म। पानी है तो पानी का वजन डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है, बात समझ आ रहा है? तो ये जो वेट ऑफ सैटेलाइट की वाटर है, ग्रेविटी होता है। सैटेलाइट में ग्रेविटी होता है फोर्स, क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट, प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही होती है, विच एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ठीक है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन अगर निकालनी है हमने, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशंस क्या बनेंगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स है और बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट भी कर रहा है, उस पे फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने बेसिक चीज पढ़ी हुई है, रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो दिस वुड बी इक्वल्स टू एम टाइम्स एक्सेलरेशन, भी सेंट्रीपिटल आ जाएगी। तो ऊपर हमने जितने एक्सेलरेशन के फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इज वी ओमेगा, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर बाय आर, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन इज आर ओमेगा स्क्वायर। तो जहां जहां ए है, यहाँ यहाँ ये वैल्यूज एंटर करते हुए तो हमारे पास तीन सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला भी बन जाएंगे, यहाँ डाल दो। ओके ओके। तो हमारे पास तीन फॉर्मूलास क्या बनेंगे? इससे बनेगा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल टू एम वी ओमेगा, यहाँ से क्या, दिस इज वन। सेकंड फॉर्मूला वुड बी हम्म। centripetal force would be equal to mv square by r, and thirdly centripetal force would be equal to n r मेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि कॉमनली यूज्ड फॉर्मुलाज ये हैं एक्सेलरेशन के लिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, सिमिलरली सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कॉमनली यूज्ड फॉर्मुलाज भी ये दो हैं, ठीक है। ओके। अगेन बात वही, एग्जामिनर आपको लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एक साथ सवाल में बहुत ही कम देता है, कोई एक देगा तो, जब कोई एक देगा तो या जब लीनियर देगा तो ये लगाओगे, एंगुलर देगा तो ये लगाओ, वही सीन है यहाँ पे, ठीक है। ठीक हो गया। तो इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये सब बातें हमें पता है। चेंज इन वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन चेंज का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है? उसके अंदर एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन होने के लिए यू मस्ट नीड अ फोर्स, हम्म। दैट फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो ये तीन बन जाता है। ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूलाज बन गए, ठीक हो गया, क्लियर है? यस समझ आ सर। गई? A1। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना वो सिर्फ 10 मिनट का एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन वो अभी मैं करूंगा तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना वो सिनेरियो वाइज है, सिनेरियो जो है ना वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, उसमें वेक्टर सर, रेजोल्यूशन। आपने कहा था क्या होता है रेडियस जब आप बढ़ाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या होता है, वो वाले केसेस? हाँ, वो इसी फॉर्मूले से निकालो ना, यहाँ से यहीं से ही निकालो। देखो, जब मैं वॉच इट अच्छा, ओवर ठीक हियर, है, यहाँ रेडियस इज। इस फॉर्मूले से देखो, जैसे हाँ। जैसे मैं रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा, इट मींस मैं कम सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे रेडियस दूर होता जाएगा, ऐसे ही समझ लो कि तुमने जो है ना एक पत्थर को रस्सी से बांधा और तुम उसको घुमा रहे हो, अब जब तुम अपनी अपनी ग्रिप को लूज करोगे ना, यू विल फील व्हेन यू हाँ। लूजन अप योर ग्रिप, यू विल फील कि वो पत्थर जो रस्सी है वो दूर जाएगी। जी जैसे सर। पतंग उड़ रही होती है ना, पतंग को आप जैसे जैसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ग्रिप टाइट की होती है, तो वो आपके पास है, जैसे ही छोड़ते हैं उसकी जो मांझा होता है उसकी ग्रिप को छोड़ते हैं तो पतंग दूर जाती है आपसे। हम्म। सिमिलरली पत्थर को अगर आपने रस्सी के साथ बांधा हुआ है और आप उसको रोटेट कर रहे हैं इन दैट वे, जैसे ही आप रस्सी से ग्रिप लूज करते हैं, जैसे क्योंकि ग्रिप जो आपने उसको होल्ड किया है, वैसे भी आप उस पत्थर को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, हल्का सा आपने टेंशन लगाई हुई होती है स्ट्रिंग में, अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जब उसको लूज करते हैं आप, सेंट्रीपिटल फोर्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो रेडियस है वो बढ़ना, वो दूर जाना शुरू हो जाता है आपसे। तो रेडियस ऑफ द पाथ इंक्रीजेस एज यू डिक्रीज द सेंट्रीपिटल फोर्स, इन्हीं तो फॉर्मूला से इनवर्स निकालो। प्रोपोर्शनल वो इसका, जैसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो आपका दूसरा फॉर्मूला आपने दिखाया हुआ है, मैस आपका कांस्टेंट रहता है प्रोवाइडेड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आपका फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हाँ, एग्जैक्टली, ये चीज हमने देखी, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये चीजें हो गई, अब हमारे सिर्फ केसेस रह गए 15 मिनट्स का, और कॉन्सेप्ट है वर्टिकल का केस पढ़ना है हमने, वर्टिकल सर्कल का केस पढ़ना है और हॉरिजॉन्टल सर्कल केस पढ़ना है, ठीक है। और फिर जो है ना हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फोर्स रेजोल्यूशन करना आनी चाहिए, ये सब चीजें, मतलब बेसिकली हमें ये केसेस पढ़ने हैं, हम्म। 20 केसेस, ये सारे केसेस। ठीक है। सर्कुलर मोशन
मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो केस होगा, इसमें हम क्या करेंगे ये देखते हैं। जी। सर आपकी आवाज कट रही है। अब आ रही है? जी सर आवाज। अच्छा जी, मोशन इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल का केस क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग दैट इज मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल, जो इस तरह से अगर कोई चीज मूव कर रही है, जैसे कि हमारे पास जो है वो एक पेंडुलम है, जो कि हमने होल्ड किया है फॉर एग्जांपल टॉप से, और जो है वो फॉर एग्जांपल वो इस पॉइंट पे आता है, ठीक है, हम्म इस पॉइंट पे, और यहाँ से जो है वो घूमता 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 फॉर एग्जांपल यहाँ से जाता जाता इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, कि मैं इस पेंडुलम को घुमा घुमा के जो है वो इस हम्म पॉइंट पे ले आया, ठीक है। दिस इज हाउ मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल वुड लुक लाइक, ठीक है, इस तरह से वो रोटेट करता जाएगा। अच्छा, हम्म अब हमने जो है ना इस केस को डिस्कस करना है बाय रिजॉल्विंग द फोर्सेस, के कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन सी होगी, ये सब चीजों को हमने डिस्कस करना है। तो अगर मैं जो है वो सामने यहाँ पे टॉप पे एक हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाऊं, तो दिस इज योर थीटा, कि जिस थीटा पे जो है ना हमने रख के इस ऑब्जेक्ट को हम रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं हम्म अगर इसको इसको रिजॉल्व करूं और चेक करूं कि यार सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें कौन सी होगी, क्योंकि हमें ये बात पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ होगी, ये तो हमें बात पता है, which means we हम्म know that the centripetal force should be समथिंग लाइक दिस। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ द सर्कल वुड बी हियर, राइट। ये हम्म फोर्स, ये कंपोनेंट कौन सा बनता है, तो हम स्टार्ट ऑफ करते हैं। सबसे पहले जो फोर्स का कंपोनेंट हमें पता है वो है आपका वेट, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड जेट। डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है हम्म हमें ये भी बात पता है कि जो टेंशन होती है वायर की, वो टेंशन हमेशा अलोंग द वायर एक्ट करती है इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द टेंशन ऑफ द वायर, ठीक हो गया। अब इस ठीक है। टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और एक इसका जो है वो हॉरिजॉन्टल और कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, ठीक हो गया। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो यहाँ पे थीटा हमें नजर आ रहा है, फोर्स ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, देखो, ठीक है। तो जो थीटा मुझे यहाँ नजर आ रहा है, एग्जैक्टली वही थीटा मेरे पास यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा, तो आई हैव दिस थीटा ओवर हियर, ठीक है। विच मींस यस। अगर आपकी फोर्स और उसके कंपोनेंट के दरमियान में थीटा आ जाए, तो दैट इज ऑलवेज द कॉस कंपोनेंट, तो ये टी कॉस थीटा बन जाएगा, और ये वाला जो है ये टी साइन साइन थीटा थीटा। बन जाएगा, which shows us and this t sin theta would be equal to, यहाँ पे जो है वो मैं, this would be acting as the centripetal force, तो t sin theta है वो मेरे लिए एक सेंटीपीटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होगा। टी कॉस थीटा जो है वो मेरे लिए बैलेंस आउट कर रहा होगा वेट को, टी टी कॉस थीटा वुड बी बैलेंसिंग आउट द वेट, जो वेट का कंपोनेंट है इसको ये टी कॉस थीटा बैलेंस आउट कर रहा होगा। और यहाँ पे जो टी साइन थीटा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, तो इसको अगर बैलेंसिंग फोर्स इसके हम देखें, तो टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा यहाँ से योर सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो आउटवर्ड्स होती है, तो बेसिकली टी साइन थीटा वुड बी एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक हो गया। ये बात हमें पता चल चुकी है। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना है कि अगर मैं इस रोटेशन की स्पीड को बढ़ाता हूँ, तो स्पीड को बढ़ाने से क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि हमने फोर्सेस को तो रिजॉल्व कर लिया, वी हैव रिजॉल्व द फोर्सेस, हम्म हमें पता है कि हमारे लिए जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे ये जो है टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, कहीं वो टेंशन मांग लेगा, कहीं वो एंगल मांग लेगा, कहीं वो सेंट्रीपिटल फोर्स मांग लेगा, कुछ भी मांग सकता है, तो वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें फोर्स रिजॉल्व करना आ गई। हमें पता चल गया कि टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं हम्म इस रोटेशन की स्पीड को बढ़ाना शुरू करता हूँ, व्हाट वुड हैपन बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, लेट्स सी। तो अगर मैं स्पीड ऑफ रोटेशन को इंक्रीज करता हूँ, इफ स्पीड ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज्ड, व्हाट वुड हैपन। सर अगर आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाए तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा लगनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्यों लगनी चाहिए, उसको पूरा से हम प्रूव करते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली प्रूव करते हैं। तो अगर मैं स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाऊंगा, इमेजिन करो ना, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, जब मैं ज्यादा स्पीड से इसको ऊपर से यहाँ से पकड़ के इस पेंडुलम को ज्यादा जोर से घुमाऊंगा, तो ये पेंडुलम बजाय यहाँ पे घूमने के, यहाँ पे इसका सर्कल का पाथ बड़ा हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेडियस बढ़ जाएगा सर। रेडियस बढ़े, और रेडियस के बढ़ने से नोटिस करोगे ये थीटा भी इंक्रीज करेगा, थीटा वुड इंक्रीज, और स्पीड बढ़ाऊंगा और हम्म रेडियस बढ़ेगा, थीटा और मजीद बढ़ेगा। इट मीन्स ठीक है। कि जब मैं
स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली माई थीटा थीटा वुड इंक्रीज एंड सो साइन थीटा जो पूरा अगर थीटा बढ़ता है तो ऑफकोर्स साइन थीटा भी बढ़ेगा। साइन थीटा भी थीटा के साथ बढ़ता है हमेशा। दिस थीटा वुड इंक्रीज हम्म तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। ओवरऑल टी साइन थीटा की पूरी वैल्यू बढ़ेगी विच शोज के मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स वुड इंक्रीज। सो माय सेंट्रीपिटल हम्म फोर्स विल इंक्रीज। सो विद इंक्रीज इन स्पीड सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये बात हमें पता चल गई। ठीक है। हम्म अच्छा जी, अब एक और चीज हमने देखनी है कि ये साइन थीटा के हिसाब से तो हमने देख लिया टेंशन इन द वायर आल्सो इंक्रीजेस इफ द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस द टेंशन इन द वायर आल्सो इंक्रीजेस। व्हाई, अब वो देखते हैं। इफ स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस टेंशन इन द वायर increases as well. Why is that so? ये टेंशन इन द वायर क्यों बढ़ती है? इसलिए बढ़ती है कि ये टेंशन इन द वायर जब जब देखो टी साइन थीटा, जब टी साइन कंपोनेंट बढ़ेगा, जब ये थीटा बढ़ेगा, इट मींस व्हाट, व्हेन हम्म दिस थीटा इंक्रीजेस इट मींस कि जो टेंशन है ये करीब हो रही है टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट। टेंशन जो है मजीद टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट के करीब हम्म, होती जा रही है। ठीक है, जब बहुत जी बड़ा एंगल हो जाएगा तो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल हो जाएगा, परफेक्टली हम्म हॉरिजॉन्टल, तकरीबन यहाँ पहुंच जाएगा। तो नोटिस करो हम्म कि जो थीटा है दिस वुड इंक्रीज अलॉट। ठीक है, और स्पीड यस बढ़ाता हूँ तो तकरीबन मेरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। नोटिस करो थीटा थीटा और बहुत मजीद बढ़ ज्यादा जाए। बढ़ जाएगी। ठीक है, जब थीटा बढ़ता जाएगा तो मेरी जो टेंशन का कंपोनेंट है दिस वुड, ये कहाँ आता जाएगा, ये टी साइन थीटा के पास आता जाएगा। जब ये टेंशन वाला हम्म कंपोनेंट टी साइन थीटा के पास आता जाएगा तो मुझे खुद बताओ, इफ आपका फोर्स का कंपोनेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के पास आता जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाता है बढ़ता जाता है? ये वाला कंपोनेंट कम होगा या बढ़ेगा? अगर मेरा फोर्स का और कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल के पास आता जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट पे जो कम उसका हो इफेक्ट है जाएगा। वो कम होता कम हो जाएगा ऑफ जाएगा। कोर्स। अब वेट यस को कैंसिल, वेट कम नहीं हो रहा, वेट उतना ही है। वेट अगर 200 है तो 200 ही है, वेट कम नहीं हो रहा। वेट को कैंसिल करने के लिए टी कॉस थी। सर आपकी आवाज कट गई। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज कट गई। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैंने उसको भी। जी सर। अच्छा, अब जब मैं टी को जी मजीद सर, आप बता रहे एंगल थे बढ़ाता फिर। जाऊंगा तो टी कॉस थीटा वुड डिक्रीज। असूलन टी कॉस हम्म थीटा को डिक्रीज करना चाहिए, लेकिन हम डिक्रीज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वेट इज नॉट डिक्रीजिंग। वेट अगर 10 है तो इसको ऑपोजिट फोर्स 10 की चाहिए ही चाहिए। तो अगर थीटा हम्म डिक्रीज कर रहा है तो फिर टेंशन फिर अपना काम यहाँ पे रोल प्ले करेगी। टेंशन अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दे ताकि ये टेंशन ओ बढ़ के इस वेट को कैंसिल आउट कर सके। टेंशन इन द वायर वुड स्टार्ट टू इंक्रीज so it can counter the weight, it can balance out, so it can counter the weight, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं हो रहा ना। जैसे जैसे हम्म थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो आपका साइन कंपोनेंट बढ़ रहा है, ये वाली चीज पे इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, कॉस पे जाहिर सी बात है इफेक्ट कम आएगा। तो जब इफेक्ट कम आएगा तो ये वैल्यू जब गिरेगी तो इट वोंट बी इनफ टू बैलेंस आउट द वेट। यहाँ पे टेंशन अपना रोल प्ले अदा करेगी, ये अपनी वैल्यू बढ़ा देगी ताकि ये वेट को बैलेंस आउट फिर भी करती जाए। शुड बी हम्म हियर टू बैलेंस आउट द वेट। बात समझ आ रही है? तो टेंशन वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का आपका केस है। अच्छा, इसमें ना क्वेश्चन कभी कभी आता है, इज इट पॉसिबल कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, इज इट पॉसिबल कि परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल मूव कर जाए? जैसे ये जो पेंडुलम है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली एक सर्कल बनाए, ऐसे घूम के यहाँ से एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए। ये नीचे हल्का सा इंक्लाइंड एट एन एंगल ना हो या डिक्लाइंड एट एन एंगल ना हो, बल्कि ये मैं इसकी स्पीड समझो बढ़ाता जाऊंगा। जब जब मैं इसकी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा तो ये जो स्ट्रिंग है हम्म ये ऐसा ऐसा ऊपर जाती जाएगी, फोर्स ये थीटा बढ़ता हम्म, जाएगा। इज इट पॉसिबल कि ऊपर जाते 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 बिल्कुल 90 डिग्री पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीट कर जाए? इज दिस मोशन प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, ये सवाल आएगा। ठीक है। नो आई डोंट थिंक सो कि इसका जवाब ऐसे क्या होगा, नहीं होगा अच्छा, फिर। अब देखो, अब इसमें जवाब क्या है कि जब मैं इस तरह के मोशन की बात करूंगा, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल लुकिंग समथिंग लाइक हम्म दिस, इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ना वो आपका ऑब्जेक्ट समझ लो, ये सेंटर से आपका पेंडुलम बिल्कुल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट है हम्म आपका जो कि एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा है, इट ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इस तरह से जो है वो ट्रेवल कर। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूँ तो गौर से देखो कि वेट नीचे की तरफ है। ठीक है, टेंशन जो है हम्म वो इस तरफ है और टेंशन जो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो टेंशन इज इक्वल टू योर एफ सी, राइट? चलो, हम्म टेंशन तो इक्वल हो गई एफ सी के, टेंशन इज इक्वल टू एफ सी।
what is equal to the weight? Where is the force that is countering the weight? There is no force. There is no हाँ ठीक force है ठीक है। countering the weight. तो जिसकी वजह से जब वेट को काउंटर करने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा। जब ये नीचे गिरेगा तो ठीक है फिर जो है जैसे ही ये नीचे गिरेगा फिर टी का कंपोनेंट आ जाएगा इसके अगेंस्ट, टी कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि अब टी जो है वो एट ठीक एन है एंगल होगा ना, टी वुड बी एट एन एंगल, तो टी कॉस थीटा आ जाएगा इसको काउंटर करने की। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो यस सर। perfect horizontal circle is not possible. This is not possible. क्यों? Why is it not possible? Because no force present to counter या balance out to counter weight. ठीक है ठीक है, ये सवाल भी आ सकता है। बात समझ आ गई? तो ये तुम्हारा जो है यस सर। समझ लो हॉरिजॉन्टल सर्कल का केस हो गया। अब हम चलते हैं आगे आपका वर्टिकल सर्कल के ऊपर। वर्टिकल सर्कल का केस है, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल केसेस तो मैं दूंगा और तुम्हें मैं बस इतना देखूंगा कि तुमसे फोर्सेस रिजॉल्व हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ ठीक है। फोर्सेस रिजॉल्व होने एग्जांपल केसेस करके दिखा दूंगा। आगे काम सेम ही लग रहा होता है हर जगह पे। ठीक है, Done. अब वर्टिकल केसेस का क्या है? वर्टिकल मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। फॉर अ वर्टिकल सर्कल व्हाट्स द सिनेरियो? अब हम वर्टिकल सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कल के अंदर समथिंग लाइक दिस, यू सी समथिंग लाइक दिस, आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है, और आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है कि जिसके ऊपर एक पेंडुलम, एक वेट अटैच्ड है, वो इस पोजीशन पे, फिर आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ऊपर गया, जाते जाते जो है वो फॉर एग्जांपल वो इस पोजीशन पे पहुंचा, फिर वो घूमता घूमता फॉर एग्जांपल बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड्स पहुंच गया। फिर ये नहीं होगा कि जैसे जब आपका पीक पे है, जैसे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो आपका हाँ वेट आपका डाउनवर्ड जाके हुआ तो इक्वल हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा सबसे टॉप पर। हाँ, वेट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल शायद हो जाए। ठीक है, टेंशन जीरो हो जाए मोस्ट प्रॉब्ली, देखते हैं अभी, देखते हैं सारे केसेस, शायद ऐसा ही हो। ठीक है, तो हमारे ओके। पास फॉर एग्जांपल दिस इज हम केस नंबर 1, this is case number 2, this is case number 3, this is case number 4। ये चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं जो पॉसिबल हैं एक वर्टिकल सर्कल के अंदर। ठीक है, हम्म। यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, it would be fixed. Why would it be fixed? Why would it be fixed? It would be fixed. Why? Because the centripetal force is fixed, as the reason is कि एक तो रेडियस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, और एक स्पीड ऑफ हम्म। रोटेशन चेंज नहीं हो रही। आपकी स्पीड, जिसकी स्पीड थ्रू आउट सेम है, स्पीड भी चेंज नहीं हो रही और रेडियस भी चेंज नहीं हो रहा, तो जब ये दो चीजें चेंज ही नहीं हो रही, इट मींस योर एफसी वुड नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ एफसी वुड नॉट चेंज। जैसे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आमतौर पे यही होता है, एफसी की वैल्यू आमतौर हम्म। पे चेंज नहीं होती जब हम्म। तक आप स्पीड को चेंज ना करें। ऊपर वाले केस में एफसी की वैल्यू कब चेंज हो रही थी? जब हम उसकी रोटेशन स्पीड को बढ़ा रहे थे, ये स्पीड ऑफ रोटेशन एज इंक्रीज, तो हम ये डिस्कशन पे जाते हैं। फिलहाल हम इस हम्म। केस में यहाँ पे स्पीड ऑफ रोटेशन को नहीं बढ़ा रहे, तो माई एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स इज फिक्स्ड एज रेडियस एंड स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये दो हम्म। चीजें हम कांस्टेंट रखें तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू वुड नॉट चेंज। अच्छा जी, अब वैसे देखा देखा जाए तो समझने के लिए टेंशन जो है, इमेजिन करो अगर इस सिनेरियो में, तो टेंशन इस वाले सिनेरियो में, 3 वाले सिनेरियो में टेंशन मैक्सिमम होगी, यहाँ जो टेंशन है वो मैक्सिमम होगी, और वर्टिकल वाले हम्म। सिनेरियो में टेंशन मिनिमम होगी। अगर मैं वर्टिकली किसी स्टोन को बांध के घुमा रहा हूँ, तो जब वो बिल्कुल परफेक्टली नीचे की तरफ होगा, इस पोजीशन 3 पे होगा, तब इस धागे में सबसे ज्यादा खिंचाव होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रिंग में खिंचाव 3 पे होगा, और 1 पे चूंकि वेट इज हेल्पिंग यू, वेट आपको हेल्प कर रहा है, वेट इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो दागे में ज्यादा खिंचाव फील नहीं होगा। यहाँ पे वेट इज अगेंस्ट द सेंटर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके हम्म। अगेंस्ट काम कर रहा है, तो दागा खिंचेगा जोर से। ठीक है, हम्म। और मतलब ये चीज हमें नजर आ रही है, इट मींस कि जो टेंशन फोर्स है वो वेरी करेगी। टेंशन वुड वेरी फ्रॉम मैक्सिमम एट मैक्स एट 3 एंड मिनिमम एट 1। ठीक है, तो टेंशन हम्म। का जो है ना ये सिनेरियो क्रिएट होगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं सिनेरियो नंबर 1 से, सिनेरियो नंबर 1 से लेके और 3 4 तक हम चलते हैं, हर सिनेरियो में क्या क्या सिचुएशन बनी। सिनेरियो नंबर 1 में अगर मैं फोर्सेस को रिजॉल्व करूं, तो मेरे पास जो है सिनेरियो 1 के अंदर जो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिजल्टेंट, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स हम्म। मेरी किसके इक्वल होगी? दो फोर्सेस यहाँ कर रही हैं, एक टेंशन ऑफ द वायर है टी, एंड द वेट इज आल्सो लाइक एक्टिंग वेट। द सेम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरी यहाँ क्या बन जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू। वी प्लस डब्ल्यू प्लस टी, सही है, टी प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस टी एक ही बात है।
यहाँ से अगर मैं टी को फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ टेंशन मेरी किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस डब्ल्यू। माई टेंशन वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू। ठीक है, तो ये चीज हमारी आ गई सिनेरियो नंबर आपका वन। वन में। सिनेरियो नंबर वन के अंदर दिस इज योर केस फॉर सिनेरियो नंबर वन की टी प्लस डब्ल्यू इज एफ सी कर दो, या अगर मैं टी को सब्जेक्ट, वैसे तो एफ सी को ही मोस्टली सब्जेक्ट, लेकिन चलो सही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, योर सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल्स टू टी वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा जी, टेंशन को देखोगे यहाँ पे, तो टेंशन यहाँ पे मिनिमम हमें अब नजर आ रही है। ठीक है, बखैर मैं सारी सिनेरियोस बनाता हूँ फिर देखना टेंशन मिनिमम तुम्हें फील होगी। यहाँ जो है आपका टेंशन भी नीचे है और डब्ल्यू भी नीचे है। ठीक है, अब सिनेरियो नंबर टू पे आते हैं, तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू योर एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है आपकी टेंशन, और वेट का ही काम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ उस इक्वेशन में वेट का कोई देना देना यहाँ पे नहीं, क्योंकि वेट वर्टिकल है, बाकी दोनों चीजें हॉरिजॉन्टल है। तो सिनेरियो नंबर टू की अगर हम बात करें, तो सिनेरियो नंबर टू में द इक्वेशन विल बी गेटिंग इज टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू योर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ठीक एक है सवाल है, आप सेंट्रीपिटल फोर्स का बाहर क्यों बना रहे हैं एरो? यार, ये जो एरो है ना बेसिकली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एरो है बेसिकली। ठीक है, हाँ लेकिन ठीक ठीक। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती थी, तो ठीक है वी कैन ठीक है। कंसिडर इट इन दैट वे एज वेल। ठीक है, वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो क्या होती है, रिजॉल्विंग में देखना सेम होगा। इधर सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी एक्टिंग हम्म एज टी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी एक्टिंग एज डब्ल्यू प्लस टी, जैसे ये बना हुआ है सिनेरियो नंबर टू में। तो वही वही चीज है, हम्म बात वही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो समझ आ जाए कि हम्म। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दर इक्वल। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी। सिनेरियो नंबर टू में इक्वेशन हमारे पास आ गई। सिनेरियो नंबर थ्री में जब हम आएंगे, सिनेरियो नंबर थ्री के अंदर यू नोटिस कि हमारे पास वेट नीचे की तरफ है, ये वेट है, और ऊपर की तरफ हमारे पास टेंशन है। तो सिनेरियो नंबर थ्री में जो रिजल्टेंट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज द रिजल्टेंट, राइट। रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स हम्म। किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल टू टेंशन माइनस वेट, वुड बी वेट। इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। ठीक हो गया। हम्म अब ये जब टेंशन माइनस वेट होगी, यहाँ से अगर मैं टेंशन को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो इट वुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम्म। पूरी की पूरी प्लस वेट। वेट। ठीक है, फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे हम देखें तो वी हैव वेट। ठीक है, ये हमारा वेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जी उसके सर। बाद हमारे पास जो है ये टेंशन है, दिस इज आवर टेंशन, और हम्म। हमारा जो वेट का एक कंपोनेंट है, इफ यू नो दिस इज थीटा, इफ दिस इज थीटा तो दिस वुड आल्सो बी थीटा, तो एक वेट का कंपोनेंट हमारा ये भी है, डब्ल्यू कॉस थीटा भी है हमारे पास एक। तो यहाँ पे सिनेरियो फोर में जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो किसके इक्वल होगी, माई सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर वुड बी इक्वल टू एफ सी ओवर हियर वुड बी इक्वल टू टेंशन माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा। ऐसे ही है, इस यस टेंशन के एब्सोल्युटली। कंपोनेंट से ये डब्ल्यू कॉस थीटा आप माइनस कर होंगे टू गेट द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं टेंशन को सब्जेक्ट बनाऊं, तो यू विल नोटिस टेंशन इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस सेंट्रीपिटल। ऐसे ही है। ठीक है, यस। तो टेंशन को नोटिस करो, टेंशन मैक्सिमम आपकी कहाँ पे, टेंशन मैक्सिमम है आपकी सिनेरियो थ्री पे। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये 10 है, हर दफा इट इज 10, 10 ओवर हियर, 10 ओवर हियर, हम्म। ये 10 ही है। मेन चीज है वेट का इफेक्ट हर पोजीशन पे डिफरेंट है। पोजीशन नंबर थ्री पे वेट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ऐड हो रही है, और उसको फिर आपकी टेंशन को काउंटर करना पड़ा, टेंशन को। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो हर, ठीक है, लेकिन हर सिनेरियो के अंदर हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, बट आपका हाँ टेंशन में वेट डिफरेंट है। हाँ, वेट ठीक फॉर है। एग्जांपल जो मैक्सिमम वेट है दैट इज फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन, तो यहाँ सिनेरियो थ्री में हम्म 10 प्लस 5 टोटल टेंशन हमारी होगी 15। ठीक हम्म। है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर एग्जांपल 10 थी, वेट वाज 5, तो माइनस होके हमारी टेंशन फॉर अस इन सिनेरियो नंबर 1 वुड बी 5, राइट। सिनेरियो नंबर 1 में जो टेंशन है वो 5 होगी। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2 में हमारे पास जो In every scenario, FC is the same, but tension varies. टेंशन वेरीज, व्हाई, बिकॉज वेट का इफेक्ट कार पे डिफरेंट है, स्प्रिंग पे यहाँ पे वेट का इफेक्ट मैक्सिमम है, यहाँ पे वेट का इफेक्ट टेंशन के साथ इट्स अलोंग द टेंशन। ठीक है, तो वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से टेंशन को ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ेगा। हाँ, समझ आ रही ठीक है। है। तो इस वजह से टेंशन यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1 में इट वुड बी 5 न्यूटन,
10 - 5 5, ठीक है। यहाँ पे टेंशन वुड बी 10, इधर जो है वो जितनी टेंशन है उतनी ही जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल होगी। सिनेरियो नंबर 3 में जो टेंशन है, टेंशन को क्या क्या कवर अप करना पड़ा है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस वेट भी उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, वेट भी उसके, हम्म तो टेंशन जो है वो 15 न्यूटन मैक्सिमम हो जाएगी। और सिनेरियो नंबर 3 में ऑफ कोर्स डब्ल्यू कॉस थीटा जो है, कॉस की वैल्यू वेरी करती है, कॉस थीटा थीटा कॉस थीटा ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 1 to 0 वेरी करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो 90 तक जा सकता है। यहाँ पे इट वुड बी 90, दिस थीटा वुड बी 90, और जो है यहाँ पे इट वुड बी 0, तो थीटा जो है वो 0 से 1 तक जा रहा है, थीटा जो है वो 0 से 1 तक जा रहा है। तो इस केस में भी नोटिस देखो, मेन जनरल इक्वेशन यही है, वर्टिकल सर्कल की जो जनरल इक्वेशन बनेगी ना वो यही है। कैसे? नोटिस करो, कॉस में अगर मैं सिनेरियो 3 में थीटा इज 0, अगर मैं कॉस में 0 पुट करता हूँ तो कॉस 0 इज 1, तो 1 टाइम्स, तो ये इक्वेशन बनेगी डब्ल्यू प्लस एफ सी। देख लो 3 की इक्वेशन नहीं बनी। एग्जैक्टली ठीक है सर। ठीक है, अगर मैं सिनेरियो 1 की बात करूं नहीं, सिनेरियो 1 की नहीं, इसी सिनेरियो की फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे, इस सिनेरियो में, तो यहाँ पे बेसिकली जो जनरल इक्वेशन बनेगी ना आपकी, वो यही इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। थीटा मेन इक्वेशन ये है, और इसमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, ठीक है, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है, मैं इस सिनेरियो की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है वो थीटा कितना हो जाएगा, 180, cos 180, व्हाट इज cos 180, cos 180 इज -1, ठीक है, cos 180 इज -1, तो ये बन जाएगा एफ सी माइनस डब्ल्यू, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं तो इट इज 90, यहाँ थीटा में अगर मैं 90 डालता हूँ तो cos 90 इज 0, तो ये w का सारा कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, t वुड बी इक्वल टू डायरेक्टली एफ सी, सिनेरियो 2। बात समझ आ हम्म रही है? तो मेन जो जनरल इक्वेशन है वो आपकी वर्टिकल सर्कल्स में ये फॉलो होती है इन दिस केस, जब आप एक पेंडुलम के साथ किसी को बांध दो, ठीक है, जस्ट ठीक लाइक हो व्हाट गया। यू डू, ठीक है। तो इस सिनेरियो को देखो, तुमने अगर फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स भी पढ़े हो तो इस तरह के भी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो तुम्हें टेंशन और थीटा का ग्राफ प्लॉट करके दे देता है, कहता है कि आपके पास जो है वो टेंशन और थीटा का ग्राफ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट जो है ये पॉइंट 5 है, और जो है या ये पॉइंट इज 2, फॉर एग्जांपल दिस इज 2 एंड दिस इज 5, या 5 नहीं करते, इसको हम कर देते हैं 4, दिस इज 4 एंड देन दिस इज 0, राइट। तो हमारे पास जो है वो ग्राफ बन रहा है फॉर एग्जांपल इस तरह का। ठीक है ठीक है इस ठीक तरह का है। एक वो ग्राफ हमें बना के दे देगा, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है मीन पोजीशन हमारी 2 है, ठीक है, और ये ग्राफ मुझे ये भी नजर आ रहा है, इफ दिस इज टेंशन ऑन दी y एक्सेस एंड थीटा ऑन दी x एक्सेस, तो दिस is 0, then this is 90, this is 180, 180, then this is 270, this is for example 360। तो ये बेसिकली कॉस का एक ग्राफ है। तो ये टेंशन, ठीक। ये जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन 4 सिनेरियो में से हमें मिली थी बेसिकली इसका ग्राफ, ठीक है। कैसे? हम्म ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होता है वो कैसा दिखता है, अगर ये इक्वेशन है मेरे पास डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ सी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ जो होता है मेरा वो कैसा दिखता है, वैसा दिखता है वाई इक्वल्स टू ए cos dx प्लस सी, जहां आपका a क्या होता है, a इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो a हमारा जो एम्पलीट्यूड है मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 2 की, हम्म दिस 2 वुड बी बेसिकली मान, यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड जो वेट है, वेट वुड बी माय एम्पलीट्यूड, एंड इन आवर केस वेट वुड बी 2 न्यूटन, ठीक है, वेट हमारा ठीक। 2 न्यूटन बन जाएगा जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। बी तो हमारा हम्म खैर थीटा के साथ कुछ भी नहीं, तो बी हमारा 1 ही है, बी को छोड़ते हैं। और सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस इक्वेशन के हिसाब से इट इज सी, तो सेंट्रीपिटल फोर्स सी इज योर ट्रांसलेशन, कि आपका ग्राफ, आपकी मीन पोजीशन, आपका ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से मेरा, तो मेरा ग्राफ ठीक है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 2 है। ठीक है। माई सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली 2। हम्म ठीक हो गया, तो ये चीज हमें यहाँ से ओके। समझ आ जाती है। तो ये चीजें, इस तरह के ग्राफ्स ग्राफ्स को पढ़ के वेट निकालना, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना, ये वाला काम करना हमें आना चाहिए, कि जो यहाँ पे मीन पोजीशन है इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो दिस मीन पोजीशन इज एफ सी एंड द एम्पलीट्यूड इज द वेट, ठीक है। हम्म ये वर्टिकल सर्कल का एक सिनेरियो। अच्छा, अच्छा, वर्टिकल सर्कल के अंदर ना कुछ सिनेरियोज ऐसे भी आएंगे कि जहां पे वो तुमसे बोलेगा कि भाई जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, गेम्स में हमने यस देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर रोलर कोस्टर है तो उसमें उसके एक इनवर्स सर्कुलर एक मोशन मारता है रोलर कोस्टर, जो ऐसे घूमता है, अंदर से घूमता है, सही है। हम्म तो खुद इमेजिन करो, यू नीड अ मिनिमम स्पीड, आपको एक मिनिमम स्पीड चाहिए होगी कि जिसकी वजह से रोलर कोस्टर पूरा सर्कल कर जाए। अगर उस स्पीड से वैल्यू कम हुई
तो होगा क्या कि वो ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता घूमता या तो रुक जाएगा या फिर वो नीचे गिर जाएगा। जी। कंप्लीट दिस सर्कल, कंप्लीट दिस सर्कल यू नीड अ मिनिमम velocity, you need minimum speed to complete this circle। ठीक है। ठीक है। सिमिलरली इफ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से घूम रहा है, तो टू कंप्लीट दिस सर्कुलर पाथ यू नीड अ मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी बढ़ गई तो ये यूं सीधा निकल जाएगा। जैसे स्पीड ब्रेकर हम्म। के ऊपर आप गुजर रहे हैं, तो आप एक हद तक एक स्पीड होगी कि जब तक आपका टायर जो है वो स्पीड ब्रेकर से टच रहेगा। उससे अच्छा ज्यादा ठीक है आपने ठीक है स्पीड बढ़ाई तो वो टायर ऊपर से निकल जाएगा। बात ठीक समझ आ है रही है? सर। तो ये यस। सिनेरियो जो मांगता है, अब उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दिस सिनेरियो कि जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर से, जैसे रोलर कोस्टर है, कोई चीज अंदर से उसको ट्रेवल कर रही है, सर्कुलर पास पास थ्रू कर रही है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पहुंचता है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और सरफेस के साथ जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो भी, वो कहाँ होगा, वो भी नीचे की तरफ होता है, क्योंकि जो कांटेक्ट फोर्स है इट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज फ्रॉम द सर्फेस। अगर कोई चीज सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर कोई चीज सरफेस के नीचे पड़ी है तो नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो 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 कांटेक्ट फोर्स है या जो रिएक्शन फोर्स है वो भी नीचे की तरफ एक्ट साथ साथ कर रही होगी। यू हैव टू फोर्सेस एक्टिंग, एक वेट है और एक सरफेस से नीचे की तरफ एक रिएक्शन फोर्स है। तो मेरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में किसके इक्वल बन जाएगी, माय सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी इक्वल टू एफ सी वुड बी इक्वल टू वेट प्लस द रिएक्शन फोर्स। ऐसे ही है। यस सर। अब मेरे सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मैं फॉर्मुलाज में लेके जाऊं, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने फॉर्मुला पढ़ा था mv स्क्वायर ओवर आर। मैं इस फॉर्मुले में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। आई वांट एन एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी। मुझे v की एक्सप्रेशन है, मुझे एंगुलर नहीं लीनियर मिनिमम वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से मैं इसको लॉन्च मारूंगा, किस वेलोसिटी से इसमें ट्रेवल करेगी मिनिमम, कि ये पूरा सर्कल गुजर जाए। अगर उससे कम वेलोसिटी हो गई तो ये घूमते 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 यहाँ से कहीं से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हमारे जब डाउनवर्ड जो तो हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है, अपवर्ड जो हमें मैक्सिमम चाहिए होती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एम वी स्क्वायर प्लस एम। ठीक है, एक वही इक्वेशन है, उसको मैंने सिर्फ सिंबल्स में लेके आया एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला का वेट का एम जी। मैं इसको मैथ से काटा। तो यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन को सेट करूंगा, जब मैं इस इक्वेशन को सेट करूंगा, तो यहाँ पे देखना मेरी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी वी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू जी। whenever you have for minimum speed of rotation, keep in mind minimum speed of rotation के लिए, for minimum speed, सर आपकी आवाज कट गई। for minimum speed of rotation, ठीक है, for minimum speed of rotation your reaction force should be equal to zero। minimum speed of rotation के लिए your reaction force should be equal to zero। why is that, क्यों? उसकी वजह देखो, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी या नहीं होगी। स्पीड को जब मैं बढ़ाऊंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये बात हमने पीछे पढ़ी हुई। जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है एम ये वी आवाज कटी जा रही है। एम वी स्क्वायर बार। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एम वी स्क्वायर ओवर आर, तो अगर मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। मुझे चाहिए मिनिमम स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू वेट प्लस रिएक्शन फोर्स। वेट एक ऐसी चीज है ऑब्जेक्ट की जो खत्म नहीं हो सकती, वेट वुड नॉट फिनिश, ये खत्म नहीं होगा। तो ये वैल्यू मुझे अगर मिनिमम चाहिए, वेट इज 10, इसने रहना ही रहना है। अब आर की वैल्यू को मुझे क्या रखना पड़ेगा कि एफ सी मिनिमम जीरो। रहे, जीरो रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो जीरो। आर यहाँ पे फॉर मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन आई विल कीप माई आर टू बी जीरो, तो ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो मैं जब आगे रीअरेंज करूंगा इक्वेशन को, तो माई एक्सप्रेशन वुड बी वी स्क्वायर अंडर रूट जी आर। यहाँ से मुझे मिनिमम स्पीड चाहिए तो इट वुड बी अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। This जी is the सर। minimum speed I should have to complete a circle। इस तरह से अच्छा नीचे से circle। ठीक है, सर, मुझे एक चीज आप समझा दें, जो आर है ये क्या है? कैपिटल या स्मॉल? कैपिटल। रिएक्शन फोर्स है ना, कैपिटल जो है वो रिएक्शन फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज कांटेक्ट में हो तो उस पर कांटेक्ट फोर्स, रिएक्शन फोर्स लग रही होती है। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, ये वो रिएक्शन फोर्स है। है। सिमिलरली एक अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट इसी सर्कुलर पाथ के ऊपर से गुजर रहा है, ऊपर से सेकंड। गुजर रहा है, तो उस केस में जब ये इस तरह से जा रहा है, इट विल नीड अ मैक्सिमम स्पीड, एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू जो ये उस पे जाके उस पॉइंट, उस वेलोसिटी तक ये इसके साथ कांटेक्ट में रहेगा। अगर इसकी स्पीड उस मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा कि इससे इस पाथ से बाहर निकल जाएगा, जंप ऑफ कर जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये टॉप पॉइंट पे पहुंचता है, तो यहाँ पे इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। This time the reaction force is acting। इट शुड बी अपवर्ड रिएक्शन फोर्स फिर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो अगेन, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस आर। W प्लस आर। अब मुझे फॉर मैक्सिमम स्पीड आई वुड वांट
व्हाट वुड आई वांट, सॉरी W प्लस R नहीं, W माइनस R, ठीक है, ओ हाँ सॉरी। ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फॉर मैक्सिमम स्पीड कीप इन माइंड, फॉर मैक्स स्पीड आई वांट FC टू बी मैक्स। अगर मुझे FC ज्यादा चाहिए, अगर मुझे FC ज्यादा चाहिए तो मुझे R क्या रखना पड़ेगा, अगेन R उसमें से मिनिमम। माइनस 0 रखना पड़ेगा, राइट। माई R वुड अगेन बी 0, रिएक्शन फोर्स वुड अगेन बी 0। जब रिएक्शन फोर्स 0 होगी तो मेरी वही सेम टू सेम इक्वेशन जो यहाँ से बनी है एज इट इज वही इक्वेशन बनेगी, मैक्सिमम स्पीड भी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ठीक है। जी हाँ। यही एक्सप्रेशन यहाँ भी बनेगी और वहां भी बनेगी, मेरी मैक्सिमम स्पीड या मिनिमम स्पीड की एक्सप्रेशन सेम बनेगी टू मेक इट कंटिन्यू दिस सर्कुलर पाथ। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। तो जी इस सर। तरह के भी सवाल आते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम स्पीड टू कंटिन्यू इन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद जो है फिर, अब फिर जो है ना सिनेरियोज हैं अब्दुल्ला, जिसमें फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो एक राउंड अबाउट को मोड़ रही है, गाड़ी इज टर्निंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ, फॉर एग्जांपल यू हैव अ कार, हम्म। ठीक है, और जो है उसके टायर्स हैं एंड इट इज, फॉर एग्जांपल इट इज मूविंग अ सर्कुलर पाथ, ये जो है वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है गाड़ी, ठीक है। तो इसका क्या सीन बनेगा, ये चीज हमने देखनी है। तो इसके अंदर कौन सी फोर्स वुड बी एक्टिंग एज द सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन। फोर्स, यहाँ पे देखो सर्कल सेंटर की तरफ फोर्स होगी, फोर्स तो इस सेंटर की तरफ जो फोर्स है इसको कौन कैंसिल आउट कर रहा होगा, व्हाट फोर्स वुड बी कैंसिलिंग दिस फोर्स आउट, देखो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। नोटिस करो जब तुम गाड़ी में होते हो और गाड़ी में टर्न काटते हो, यू टर्न टूवर्ड्स द राइट, तो जो ऑब्जेक्ट कोई चीज अगर डैशबोर्ड पर टिश्यू बॉक्स फॉर एग्जांपल रखा है तो वो कहाँ जाता है, वो लेफ्ट पे जाता है नहीं जाता। लेफ्ट। यस सर। इसी तरह से गाड़ी भी अगर सर्कुलर पाथ में, दिस कार टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये आउट ऑफ द सर्कुलर पाथ जाने की कोशिश कर रही होती है, तो इसकी जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन करती क्या है, जिस तरफ आप जाने की कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट, तो फ्रिक्शन अगर आप लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो तो फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो यहाँ पे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन हो। बात समझ आ रही है, आर सेंट्रीपिटल फोर्स वुड बी फ्रिक्शन, सही है। इस तरह मुख्तलिफ केसेस में आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज ड्रॉ करने पड़ते हैं, वो बस ये है, ये टोटल अब तुम्हें फोर्सेज रिजॉल्व करना, सिनेरियोज रिजॉल्व करना खुद आने चाहिए। बाकी मैं तुम्हें दिखा दिया कई सारी एग्जांपल्स करा के डन है ये सर। जो है वो फोर्सेस किस तरह से रिजॉल्व की जाती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो ठीक ये है। डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसमें कॉन्सेप्ट यही लगेगा, जो मर्जी केस आपके सामने आ जाए सर्कुलर मोशन का है तो सबसे पहले आपने अगर देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है, तो रिजॉल्व द फोर्सेज एक्टिंग, ठीक है, देखो उस पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, वो उनका रिजल्टेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ ठीक रही? है। यस ये सर। सीन है, ये सीन है। अब ये तुम्हारे केसेस थे जो बकाया, जो हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था ये खत्म हो गया है। अब तुमने जो है ना वो सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वरना मैं तुम्हें भी एक PDF दे दूंगा जिसमें क्वेश्चन है कई सारे। तो वैसे मेरे पास वो